नमस्कार जय भारत। कहां तक पहुंच गए थे अभी? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट भाई। अंगूठा दिखाओ जल्दी से, जितने जुड़ चुके हैं। एवी क्लियर, फटाफट एवी लिख दो जल्दी से। एवी क्लियर है तो ओके। अंगूठा दिखाइए फटाफट, जल्दी से काम शुरू किया जाए। यस, ठीक है। तो ये सब हो गया था। चलिए भाई, स्लाइड नंबर 1। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो ग्रुप प्रेसिपिटेशन वाला लॉजिक समझा था, उसमें आपको पहले तो कुछ रेडिकल्स दिमाग में रखने होंगे। जैसे जीरो ग्रुप बताया था मैंने आपको, फिर फर्स्ट ग्रुप बताया था, फिर सेकंड ग्रुप बताया था। सेकंड के अंदर सेकंड ए था, सेकंड बी था। दो बातें लिखी थी। और फिर आपको बताया था थर्ड ग्रुप क्या होता है, फिर फोर्थ ग्रुप, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ। इसमें कुछ बातें समझ लीजिए, जो 2-3 सवाल आते हैं। सवाल नंबर 1, पहले तो आपको सबकी लिस्ट थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। तो ये सब आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा कि पहले में तो अमोनियम आयन होता है। देखिए याद रखने का तरीका बहुत आसान है। पहले में अमोनियम आयन रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो जीरो ग्रुप में तो अमोनियम आयन हो गया। फिर फर्स्ट ग्रुप से शुरुआत करें अगर आप, तो फर्स्ट ग्रुप में 3 व्यक्ति होंगे, एजी प्लस। और ये सब बातें मैंने आपको बता दी थी। कुछ बातें और इसमें ऐड करेंगे आज और खत्म करके फिर आगे बढ़ना। तो इसमें 3 व्यक्ति होंगे, Hg2+2, मर्क्यूरस और Pb+2। फिर आ जाइए अब सेकेंड ए पे और सेकेंड बी पे, ठीक है। सेकेंड ए पे अगर आप आते हैं तो इसमें Hg, Pb, Bi, Cu, Cd। अब इनको याद कैसे करना है, ये सब इनऑर्गेनिक वालों का काम है, ठीक है ना। तो कुछ काम उनको भी करने दीजिए, पैसे वो भी ले रहे हैं। तो ये सब आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा। इनके जो याद करने के तरीके होते हैं वो सब काम उधर का है, प्योरली उनका है, मतलब है ना। यहाँ थोड़ा कंसेप्ट की बात हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, जो अपना कंसेप्ट है। तो जैसे इसको याद रखने का तरीका होता है ऐसे सब सनसन, है ना। तो ये सब जो है ऐसे सब सनसन वगैरह सब, ये सब ये इनऑर्गेनिक वाले आपको याद कराएंगे, ठीक है। तो ये सब उनका काम है। अपने यहाँ पे जो मेन काम अपना है क्यूएसपी केएसपी से कनेक्टेड। अच्छा, कुछ बातें मैं याद करने के तरीके आपको बताता हूँ लॉजिकल। जैसे तीसरे ग्रुप में 3 लोग रहते हैं, तीसरे ग्रुप में 3 लोग रहते हैं। चौथे ग्रुप में 4 लोग रहते हैं, ZnMnNiCO, ठीक है। पांचवा और छठा कैसे ध्यान रखना है? अच्छा, तीसरे ग्रुप में जो 3 लोग रहते हैं उन पे चार्ज भी +3 होता है, ठीक है। चौथे में जो 4 होते हैं उन पे चार्ज +4 नहीं होता है, ZnMnNiCO। अब ये सब आपको याद करवा देंगे इनऑर्गेनिक वाले। तो जैसे तीसरे ग्रुप में याद करने का तरीका फेको आलू बताएं क्या क्या चलता रहता है, ठीक है। वो सब तो उधर का काम है, प्योरली उनका काम है। तो अपने मेन काम करते हैं फटाफट, ये सब आपको याद करा दिया जाएगा। पांचवें छठे ग्रुप में आइए। पांचवें छठे ग्रुप में आप देखिए, जब एल्कलाइन अर्थ मेटल पे आप जाएंगे तो Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, ये होते हैं सेकेंड डे ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो नीचे से Ra काटो, ऊपर से Be काटो, ठीक है। तो बचे कितने? 1 2 3 4 लोग।
इसमें से BaCaSR ये तो डाल दो उठा के कहां पे, 5वें में, नीचे वाले 3 डाल दो यहां पे, BaCaSR, और ये जो Mg बच गया इसको उठा के यहां डाल दो, तो ये +2 यहां आ जाएगा और ये 3 यहां आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको मतलब कुछ हद तक ये बातें दिमाग में सेट हो जाएंगी। बाकी इनके जो याद करने के तरीके होते हैं उसे भी मैं आपको बता दीजिएगा। मुद्दे की बात पे आइए। मुद्दे की बात नंबर 1 कि बताओ भैया यहाँ पे सेकंड ए ग्रुप चल रहा है और यहाँ पे सेकंड बी ग्रुप चल रहा है ना, तो सेकंड ए में और सेकंड बी में क्या डिफरेंस है? तो सेकंड ए सेकंड बी में डिफरेंस समझिए। ये जो सेकंड ए वाले होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं YAS में, इनसॉल्युबल इन YAS। अब YAS क्या होता है भाई? इनसॉल्युबल इन YAS। और ये सवाल आ चुका है क्योंकि सेकेंड बी वाले सॉल्युबल होते हैं इन YAS। YAS क्या होता है? येलो अमोनियम सल्फाइड, है ना। YAS यहां पे क्या है? येलो अमोनियम सल्फाइड। तो आपसे कोई पूछा जाए इसमें सवाल क्या क्या आ सकते हैं, तो वो समझते जाइए जरा क्या क्या सवाल आएंगे। येलो अमोनियम सल्फाइड क्या होता है भाई? YAS का फुल फॉर्म है येलो अमोनियम सल्फाइड। इसका फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस S और यहां X वेरिएबल होता है। तो ये जो येलो अमोनियम सल्फाइड है ये आप जब मिलाएंगे तो होता क्या है इसके अंदर, इनऑर्गेनिक में थोड़ी बात समझिए कि जब आप सेकंड ए ग्रुप की टेस्टिंग कर रहे होंगे और सेकंड बी ग्रुप की टेस्टिंग कर रहे होंगे तो अगर पीपीटी आया हुआ है तो पीपीटी को छान लिया जाता है। छानने के बाद पीपीटी को छानते कैसे? फिल्टर पेपर से, और फिर उसको येलो अमोनियम सल्फाइड वाला सॉल्यूशन उसमें मिलाते हैं। अगर पीपीटी इनसॉल्युबल ही रहा, डिसॉल्व नहीं हुआ, है ना, डिसॉल्व नहीं हुआ, पीपीटी गायब नहीं हुआ, डिसअपियर नहीं हुआ, है ना, तो फिर वो सेकंड डे वालों का है। और अगर वो डिसॉल्व हो गया, सॉल्युबल हो गया, गायब हो गया, तो फिर वो सेकंड बी वालों का है। समझ पा रहे हैं? तो पीपीटी को छान लेंगे, छानने के बाद अगर वो सॉल्युबल हो गया तो सेकंड बी वालों में, और अगर इनसॉल्युबल बना रहा तो फिर वो सेकंड ए वालों का है। इससे ये पता चलता है कि वो इनमें से कोई है या फिर इनमें से कोई है। एक बात तो ये सवाल आता है। दूसरा सवाल मैंने आपको बताया था कि सेकंड ग्रुप के अंदर जो डाइल्यूट HCl के साथ H2S मिलाया है वो क्यों, H2S के साथ HCl क्यों मिलाया है? तो सेकंड ग्रुप की टेस्टिंग जब आप कर रहे थे तो आपको एक सवाल मैंने पिछली क्लास में बताया था। सवाल ये था कि जब सेकेंड ग्रुप की टेस्टिंग करते हैं, और इसका जवाब मैं बता चुका हूं आपको, तो डाइल्यूट HCl प्लस H2S क्यों लेते हैं? तो यहां रीजन क्या देंगे आप कि H2S एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, HCl इसके ऊपर कॉमन एन इफेक्ट लगाता है जिससे सल्फाइड कंट्रोल में आ जाता है। ये बात पिछली क्लास में मैंने आपको बता दी थी। और जब सल्फाइड कंट्रोल में आ जाता है तो यही हम चाहते हैं कि सल्फाइड कंट्रोल में आ जाए। क्यों? क्योंकि सिस्टम में हम सिर्फ इतना QSP रखना चाहते हैं कि वो क्रॉस करे तो किसके KSP को क्रॉस करे? सेकेंड ग्रुप सल्फाइड्स को क्रॉस कर दे, लेकिन KSP ऑफ फोर्थ ग्रुप सल्फाइड को क्रॉस ना कर पाए। ध्यान दीजिए, जब आप दूसरे ग्रुप की टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको अभी पता थोड़ी कि दूसरा प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। तो अब जब आप इसकी टेस्टिंग करेंगे तो आपको ये पता नहीं कि ये प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप ये कोशिश करेंगे कि सिस्टम में सिर्फ इतना ही सल्फाइड रखा जाए, कि वो सफिशियंट हो किसका पीपीटी बनाने में, दूसरे का। चौथे का पीपीटी बनाने में सफिशियंट ना हो। क्यों? चौथे वाले का जो KSP है वो ज्यादा होता है किससे? दूसरे वाले से। मैंने आपको बताया था कि जब आप नीचे की दिशा में जाएंगे तो KSP की वैल्यू बढ़ती है, नीचे की दिशा में जाएंगे तो KSP की वैल्यू बढ़ती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नंबर 1 पॉइंट, नीचे की दिशा में जाने पे KSP की वैल्यू बढ़ती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि सल्फाइड्स के आपको 2 जगह पीपीटी मिलते हैं, एक दूसरे ग्रुप में और एक चौथे ग्रुप में। पॉइंट नंबर 3, दूसरे और चौथे को अलग क्यों रखा? क्योंकि चौथे वाले का KSP ज्यादा था। पॉइंट नंबर 4 कि जब हम दूसरे ग्रुप की टेस्टिंग करते हैं तो उसमें डाइल्यूट HCl के साथ H2S के साथ डाइल्यूट HCl क्यों मिलाते हैं? तो उसका रीजन है कॉमन एन इफेक्ट लगाना। कॉमन एन इफेक्ट लगाने से क्या फायदा होता है? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सल्फाइड कंट्रोल में आ जाएगा, और सल्फाइड सिस्टम में सिर्फ इतना ही छोड़ेंगे कि जिससे पीपीटी बने तो किसका बने? सेकंड वालों का बने। और अगर सेकंड वालों का ना बने, मान लीजिए सेकंड वाले है ही नहीं वहां सॉल्ट के अंदर, तो फिर किसी का पीपीटी ना बने। तो किसी भी हालत में चौथे वालों का पीपीटी नहीं बनने देना है, क्योंकि मैंने सेकंड ग्रुप की टेस्टिंग यहां पे कर रहा हूं, और जब सेकंड ग्रुप की टेस्टिंग कर रहा हूं तो मैंने सेलेक्ट कर रखा है किसको? सेकंड ग्रुप को। तो मेरा मकसद है ये जानना कि सेकंड वाले की हाँ है या फिर ना है। तो आपको सेकंड वाले की हाँ या ना सुननी है। तो वो कब सुनाई पड़ेगी? जब आप किसी और का पीपीटी ना बन जाए, है ना। बने तो इसका बने, नहीं तो किसी का ना बने। माहौल ऐसा रखिए कि बने तो इसका बने, नहीं तो किसी और का ना बन जाए। कितनों की बात समझ में आ गई कि ये HCl क्यों मिलाया गया? यहाँ पे यही पूछा जाता है सवाल, कई बार आ चुका है सवाल कि H2S के अंदर HCl क्यों मिलाया जाता है। तो रीजन क्या बताएंगे? कॉमन एन इफेक्ट लगाया जाता है जिससे सल्फाइड थोड़ा
कंट्रोल में आ जाए, और सल्फाइड कंट्रोल में आ जाएगा तो बताइए किसका पीपीटी बन पाएगा, सेकंड का बन पाएगा, फोर्थ का नहीं बन पाएगा। तो इस बात को एक लाइन में मैं यहां पर लिख देता हूं, देख लीजिए फटाफट। इस लाइन को एक लाइन में यहां पर लिख देता हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था, अगर आप आए हो तो, कंडीशन अप्लाइड। यहां पे देखिए ध्यान से, एक सवाल पूछा जाएगा, इन सेकेंड ग्रुप वी यूज dilute HCl with H2S, रीजन, तो आप कहेंगे HCl will apply common an effect, HCl will apply common an effect किसके ऊपर, on H2S, so that sulfide ion concentration decreases। ठीक है, और सल्फाइड आयन concentration decreases to avoid the precipitation of फोर्थ ग्रुप सल्फाइड्स। तो ये लॉजिक है। एक सवाल आपको ये मिलेगा। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा कि बताओ सेकेंड डे सेकेंड बी में क्या अंतर है, तो क्या बोलेंगे, सेकेंड डे वाले इनसॉल्युबल होते हैं और सेकेंड बी वाले सॉल्युबल होते हैं, किसमें, येलो अमोनियम सल्फाइड में। तीसरा सवाल, तीसरे ग्रुप में अगर आपने देखा तो वहां पे टेस्टिंग में एक सवाल आता है कि यहाँ पे ग्रुप रिजेंट क्या यूज किया था तीसरे ग्रुप में, याद होगा, बताओ भी, तीसरे ग्रुप में ग्रुप रिजेंट क्या यूज किया था, तीसरे ग्रुप में ग्रुप रिजेंट क्या यूज किया था। हाँ, तो एक सवाल आएगा यहाँ पे कि बताओ NH4OH के साथ आपने NH4Cl क्यों लिया हुआ है, ये ग्रुप रिजेंट आपने क्यों इस्तेमाल किया। ये बात अगर आप पिछली क्लास करके आए होंगे तो यहाँ पे बताई गई थी। ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आया। मान लीजिए आप आयनिक में ये पढ़ के नहीं गए और उसने यही पूछ लिया, आप बैठ के बफर करते रह जाएंगे, सॉल्विलिटी करते रह जाएंगे, फिर आपको लौटना होगा अगले साल के लिए। तो आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, है ना, मुक्ति ऐसे नहीं मिलती है, तो पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। अगर आप भागते रहेंगे तो फिर भागते ही रह जाएंगे। आज सिलेबस से भागेंगे कल लोगों से भागेंगे, और बस जिंदगी ऐसे गुजर जाएगी भागते भागते। अब देखिए ध्यान से, यहां पे क्या करता है कि जो NH4Cl ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इसके ऊपर क्या लगा देगा, कॉमन एन इफेक्ट। यही सब पूछा जाता है, की पॉइंट समझिए, यहां पे लग जाएगा कॉमन एन इफेक्ट। कौन किस पे लगा रहा है, टाइप करना जरा। हाँ भाई, कौन किस पे लगा रहा है कॉमन एन इफेक्ट, जरा बताओ टाइप करके जल्दी से। NH4Cl लगा रहा है किसके ऊपर, NH4OH के ऊपर। क्या करेगा, उससे क्या होगा, इसकी रिएक्शन कहां चली जाएगी, बैकवर्ड। और बताइए सिस्टम में क्या हो जाएगा, सिस्टम में जो OH नेगेटिव वो कम हो जाएगा, और सिस्टम में OH नेगेटिव को कंट्रोल ही तो करना था। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए, जब आप ऊपर वालों की टेस्टिंग करते हैं तो आपको क्या खतरा बना रहता है कि कहीं नीचे वालों का पीपीटी ना आ जाए। हाँ भाई, क्योंकि अगर ऊपर वालों की आप टेस्टिंग कर रहे हैं, मान लो थर्ड ग्रुप की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो क्या खतरा बना हुआ है कि चौथे पांचवें छठे लोग, ये लोग कहीं पीपीटी ना बना लें। तो इस खतरे को अवॉइड करने के लिए आप सिस्टम में सिर्फ इतना ही OH छोड़ेंगे जो किसके लिए सफिशिएंट हो, जो किसके लिए सफिशिएंट हो, सिर्फ तीसरे ग्रुप के लिए। समझ पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा सेफ साइड चलने के लिए, क्योंकि मैं चाहता क्यों बताइए, तीसरे की हाँ या ना सुनना। तो तीसरे की हाँ या ना तभी सुनाई पड़ेगी जब आप इसका सिलेक्टिव लॉजिक लगाएंगे। सिलेक्टिव लॉजिक का मतलब आप सिस्टम में उतना ही OH छोड़िए जितना सफिशिएंट हो किसके लिए, तीसरे ग्रुप के लिए। उससे ज्यादा OH ही मत छोड़ो। समझ में आ रही बात। तो पूछा जाएगा कॉमन एन इफेक्ट कौन लगाता है, तो क्या बोलेंगे, NH4Cl लगाता है। किसके ऊपर लगाता है, NH4OH के ऊपर। उससे क्या होता है, OH कम हो जाता है। उससे क्या होता है, तीसरे के नीचे वालों को पीपीटी नहीं आ पाता। ये एक सवाल। अगला सवाल, अगला सवाल चौथे ग्रुप में आपसे पूछा जाएगा। चौथे ग्रुप में पूछा जाएगा, बताओ यहां पे ग्रुप रीजेंट आपने क्या यूज किया था, कुछ याद है क्या भाई। चौथे ग्रुप में ग्रुप रीजेंट क्या यूज किया था। हाँ भाई, चौथे ग्रुप का ग्रुप रीजेंट जरा बताना। तो फोर्थ ग्रुप में आ जाओ भाई। और इसका जो ग्रुप रीजेंट था वो अगर आपको याद हो तो ये था H2S प्लस NH4OH प्लस NH4Cl। ठीक है, कोई ऐसा पूछे कि ये बताओ कि चौथे ग्रुप में सल्फाइड चाहिए तो ये तो लेना ही पड़ेगा H2S। साथ में ये लोग कहां से आ गए, तो तीसरे ग्रुप में ये दोनों थे तो उसी में H2S डाल दिया। अब पूछेगा इसका यूज है क्या कुछ, यहां पे कह रहे हैं हाँ बिल्कुल यूज है। देखिए H2S यहां पे है, H2S ऐसे टूट रहा होगा
और बताओ यहां पे एक और व्यक्ति है, कौन? NH4OH। NH4OH क्या है? वो बेस है। तो बेस है तो बताइए वो क्या दे रहा होगा? NH4 प्लस दे रहा होगा, OH नेगेटिव दे रहा होगा। कई लोग यहाँ पे कह देते हैं कि यहाँ पे ऑड एन इफेक्ट लग गया, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि दोनों रिवर्सिबल हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका OH इसके H को थोड़ा खा जाएगा, इसका OH इसके H को खा जाएगा। तो बताना जब इसका OH इसके H को खाएगा तो इसका H प्लस इसके OH को भी खाएगा। तो कुल मिला के मुद्दा ये कि H प्लस थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ। और बताइए जब ये H प्लस कम हो जाएगा तो रिएक्शन ये वाली कहां चली जाएगी? थोड़ी फॉरवर्ड चली जाएगी, तो सल्फाइड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इस बार आप सल्फाइड को बढ़ा क्यों रहे हैं? हाँ भाई, इस बार सल्फाइड को बढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं QSP इतना जनरेट हो कि KSP ऑफ फोर्थ ग्रुप सल्फाइड को क्रॉस करे। क्यों क्रॉस करे? क्यों क्रॉस करवाना चाहते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि चौथे वाले का PPT बने। तो बताइए चौथे वाले के लिए क्या आपको ज्यादा सल्फाइड चाहिए होगा भाई? क्या चौथे वाले के लिए आपको ज्यादा सल्फाइड चाहिए होगा? ठीक है बात। तो चलिए अब बात को कंक्लूड कर लेते हैं, खत्म करते हैं। कितने सवाल आ सकते हैं यहां से? कितने सवाल बनते हैं जरा सुन लीजिए लाइन से। सवाल नंबर एक, सवाल नंबर एक यहां से शुरू होगा। जब आपने टेस्टिंग शुरू करी तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। टेस्टिंग ध्यान रखने का तरीका देखिए, टेस्टिंग की लॉजिक ध्यान रखने का तरीका देखिए। सबसे पहले आप यहां से शुरू करें। सबसे ऊपर बताना कौन है? अमोनियम आयन। तो क्या करेंगे बताओ? जीरो ग्रुप की टेस्टिंग में क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे। ध्यान सुनना, सब बातें यही याद हो जाएंगी भी। सबसे पहले क्या करेंगे आप? स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो बताइए उसके अंदर अगर अमोनियम आयन हुआ तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट करेंगे तो अमोनिकल स्मेल मिल जाएगी आपको। तो ये हो गया जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में बताओ ग्रुप रीजन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ में क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट। तो अमोनिकल स्मेल मिलेगी। अगर नहीं मिली तो कहां चले जाएंगे बताओ? फर्स्ट ग्रुप पे। फर्स्ट ग्रुप में क्या करेंगे? सबसे पहले डाइल्यूट HCl से स्टार्ट करेंगे। और बताना डाइल्यूट HCl से स्टार्ट करेंगे तो डाइल्यूट HCl से स्टार्ट करने पे यहां पे क्या मिलेगा आपको? क्लोराइड्स का PPT। क्लोराइड्स का PPT अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसी में क्या डाल देंगे? सेकेंड ग्रुप में जब आप आएंगे तो याद रखने का तरीका, इसी के अंदर क्या डाल दो? H2S डाल दो। डाइल्यूट HCl के अंदर ही क्या डाल दो? H2S डाल दो। अब किसका PPT बनेगा? सल्फाइड्स का PPT। फिर आप थर्ड ग्रुप पे आ जाओ, अगर बात नहीं बनी तो उसमें क्या करेंगे? FeAlCr। FeAlCr 3 लोग होते हैं, किसका PPT बनेगा? हाइड्रोक्साइड का। तो हाइड्रोक्साइड का PPT कैसे ध्यान रखेंगे? क्या ग्रुप रीजन मिलाया जाए? ध्यान से देखिए, तो NH4OH मिलाएंगे तभी तो हाइड्रोक्साइड आएगा, और साथ में NH4Cl मिलाएंगे जो कि कॉमन एनिफिट लगा रहा होगा। फिर आ जाओ फोर्थ ग्रुप में। अगर इससे बात नहीं बनी तो इसी के अंदर क्या डाल दो? इसी के अंदर H2S डाल दो वापस। क्यों? क्योंकि आपको फिर से सल्फाइड चाहिए, तो इसी के अंदर H2S फिर से डाल दो। फिर से आपको किसका PPT बनेगा? सल्फाइड्स का। तो बातें क्या ध्यान हो जाएंगी? ग्रुप रीजन कैसे ध्यान रखना है। फिर आ जाओ पांचवें ग्रुप में। पांचवें में कौन था? BaCaSr। कैल्शियम को देखते आपको कार्बोनेट की याद आती है, तो कार्बोनेट का PPT बनवा दो। तो यहां कार्बोनेट का PPT बनेगा। अच्छा, कॉमन बात समझिए जरा। यहां भी देखो NH4OH है, यहां भी देखो NH4OH है, और यहां भी NH4OH होता है। तो तीनों जगह एक कॉमन चीज है। यहां पे कार्बोनेट चाहिए तो ये ले लो, और NH4OH यहां भी है। तो ये ग्रुप रीजेंट अपने आप याद रहेगा कि NH4OH तो सब में था, इन सब में। और छठे ग्रुप में आ जाओ। छठे ग्रुप में क्या करोगे? छठे ग्रुप में आपको लेना था Na2HPO4। चेक करिए, आपने लिस्ट जब बनाई थी तो लिखा था Na2HPO4 और साथ में फिर NH4OH है। तो इस तरीके से थोड़ा लॉजिक बना के आप ग्रुप रीजेंट भी दिमाग में रख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट सवाल क्या क्या बनेंगे? सेकंड ए और सेकंड बी में क्या अंतर है? एक सवाल। दूसरा सवाल, सेकंड वालों का KSP ज्यादा है कि फोर्थ वालों का? तो कहेंगे फोर्थ वालों का KSP ज्यादा। तीसरा सवाल, यहां पे कौन सा इफेक्ट लगाया आपने? कॉमन एन इफेक्ट। HCl ने इसके ऊपर क्या लगाया? कॉमन एन इफेक्ट। थर्ड ग्रुप में बताइए NH4Cl ने NH4OH के ऊपर क्या लगाया? कॉमन एन इफेक्ट। फोर्थ ग्रुप में कौन सा इफेक्ट लगता है? ऑड एन इफेक्ट जैसा, जिससे सल्फाइड बढ़ जाए। कितनी बातें दिमाग में सेट हो गई? इतनी बातें दिमाग में सेट हो गई काम काम की। तो इतना इसमें पढ़ना पड़ेगा। अब ये सब इनऑर्गेनिक का पार्ट है, थोड़ा मैंने बता दिया, बाकी सब आपको इनऑर्गेनिक वाली जनता बताएगी। ठीक है, हम लोग चलते हैं बफर की तरफ। जिन्होंने पिछली क्लास करी होगी अगर, तो फिर उनको ये बातें समझ में आ रही होंगी, नहीं तो मुंह खोल के कई लोग देख रहे होंगे, पिछली क्लास में आए नहीं होंगे, अचानक से आके बैठ गए होंगे यहाँ पे, कह रहे ये क्या चल रहा है, नया चैप्टर शुरू हो गया क्या? ठीक है भाई। तो पिछली क्लास अगर आपने की होगी तो ये सब बातें आपके दिमाग में सेट हो गई होंगी अब तक। चलिए अब आगे बढ़ जाएं। इतना कर लेने के बाद अब हम लोग चलते हैं बफर पे। 6 नंबर पे आइए। अब यहां से शुरू होता है, यहां से अब जिंदगी। कितने लोग नए आए अभी देखो, आज पिछली क्लास में कितने लोग नहीं आए थे, वो लोग ए लिखेंगे, और जो लोग आए थे वो लोग बी लिखेंगे। जो लोग नहीं आए थे वो लोग ए लिखेंगे। जरा नहीं वाले ए, आए वाले बी। जरा पोल में आ जाओ जरा। नहीं वाले ए लिखना जरा।
देखो 7% लोग आए नहीं थे भैया। सी और डी 1% को तो पता ही नहीं कि वो आए थे कि नहीं आए थे। समाज यही लोग चला रहे हैं, C%, सी वाले 2% वाले, इनको ये नहीं पता था कि आए भी थे कि नहीं आए थे। ठीक है, तो भैया ये 9-10% लोग मौसम की तरह आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि मतलब ये मौसम दोबारा लौट के आएंगे आपकी जिंदगी में। चलिए अब शुरू करते हैं बफर सॉल्यूशन। तो यहां से जिंदगी स्टार्ट कर लीजिए आप। पार्ट 5 शुरू हो रहा है, बफर सॉल्यूशन पार्ट 5। ठीक है, 10% जनता जो है आई नहीं थी भी। सेकेंड बी बता दो दिया। सेकेंड बी में क्या बताया मैंने कि जो सेकेंड ग्रुप के अंदर है उसमें सेकेंड डे वाले इनसॉल्युबल होते हैं। भाई आपको अगर सेकेंड ग्रुप की टेस्टिंग करी आपने, सल्फाइड का पीपीटी मिला, ठीक, पीपीटी को छान लो, उसमें क्या मिला लो, येलो अमोनियम सल्फाइड। अगर पीपीटी इनसॉल्युबल बना रहे तो फिर वो सेकेंड डे वालों का है, और अगर वो सॉल्युबल हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए, तो फिर वो सेकेंड बी वालों का। क्लियर है? समझ में आ गई बात? कन्फर्मेशन टेस्ट कुछ मतलब इनऑर्गेनिक वालों से पढ़ लो ना, मतलब सब हम ही पढ़ा देंगे क्या भैया? कहीं कन्फर्मेशन टेस्ट भी तुम ही पढ़ाओ, सब यही पढ़ लो क्या? कुछ इनऑर्गेनिक में पढ़ लो ना, पैसे वो भी ले रहे हैं क्या? तो कुछ उनसे पढ़ लो, सारा ज्ञान हम ही लोग क्या? हाँ, तो कुछ उनसे भी पढ़ लीजिए। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको? मेन पॉइंट दिमाग में क्या क्या रखे हैं? चलो पॉइंट नंबर 1 बताओ, जल्दी से रिकवर कर लें। पॉइंट नंबर 1 बताना, बता पॉइंट नंबर 1 क्या बताओ। सेकंड के अंदर 2 होते हैं, सेकंड है सेकंड बी। सेकंड है क्या? इनसॉल्युबल्स, येलो अमोनियम सल्फाइड। सेकंड बी सॉल्युबल, पॉइंट नंबर 1, ये सब लिख लेना कहीं पे। अगला पॉइंट, 2 जगह सल्फाइड का पीपीटी मिलता है, कहां कहां? दूसरे में और चौथे में, राइट। किसका केएसपी ज्यादा होता है बताओ? चौथे का, राइट। बताओ सेकंड वाले में क्या लगवाया आपने? कॉमन एन इफेक्ट, ठीक। तीसरे वाले में क्या लगवाया आपने? कॉमन एन इफेक्ट। चौथे वाले में कैसा इफेक्ट लगवा रहे हैं? ऑड एन इफेक्ट जैसा, सल्फाइड को बढ़वा रहे हैं। ऊपर वालों में कॉमन एन इफेक्ट लगता है, नीचे वालों में ऑड एन इफेक्ट लगता है। समझ पा रहे हैं? ऊपर वालों में कॉमन एन इफेक्ट, नीचे वालों में ऑड एन इफेक्ट। टेबल में नीचे जाते समय केएसपी की वैल्यू बढ़ती है। क्लियर इतना मामला? चले आगे, अब लोग बफर की तरफ बढ़ लेते हैं बहुत जल्दी में। चलिए अब एक बार सब लोग, जितनी जनता जुड़ गई है बफर पढ़ने के लिए रेडी है एकदम, तो एक बार अंगूठा दिखा दीजिए, बफर शुरू करते हैं। अब नई बात शुरू हो रही है भाई, यहां से जिंदगी शुरू कर सकते हैं जो अभी आए हो, ठीक है, जो अभी भी जुड़े हैं। एक किलो सेकंड में क्यूएसपी किसका लिया था? क्यूएसपी किसका लोगे? क्यूएसपी किसका लोगे भैया? क्यूएसपी आयन का लोगे। एक आयन होगा, सॉल्ट का क्यूएसपी लिया जाएगा, जिसका पीपीटी बना रहे हैं। पीपीटी यहां किसका चेक कर रहे थे सेकंड में? जैसे एचजीएस का आप पीपीटी चेक कर रहे थे, तो क्यूएसपी किसका लोगे? एचजीएस का। यहां किसका लोगे? पीबीएस का। यहां किसका लोगे? BI2S3 का। चलिए भाई, बफर सॉल्यूशन। अब देखिए, ये और ज्यादा लॉजिकल पार्ट है, और ये एक्सक्लूसिव मतलब आयनिक का हिस्सा है, तो इसमें पूरी बात आपको पढ़नी होगी कायदे से। बफर सॉल्यूशन, चलिए बफर सॉल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? इट इज द सॉल्यूशन which can resist the change in pH. ध्यान दीजिए, एक सॉल्यूशन है जो पीएच की चेंज को रेजिस्ट कर सकता हो। अब सवाल उठता है कि पीएच की चेंज को रेजिस्ट करेंगे तो क्यों रेजिस्ट करेंगे? सामने वाला कुछ बदलना चाहता होगा तभी तो आप रेजिस्टेंस दिखाएंगे अपना। मान लीजिए कोई दरवाजा खोलना चाहता है, तभी तो आप दरवाजा रोकना चाहेंगे। भाई दरवाजा खोलने से आप रोक रहे हैं, तो क्यों रोकेंगे? मान लो कोई आपको थप्पड़ मार रहा होगा, तभी तो आप रोकेंगे, बचाओ बचाओ। तो मतलब कुछ कर रहा होगा सामने वाला, तभी तो आप अपने आप को रेजिस्ट कर रहे होंगे। तो सवाल उठता है कि बदलाव कौन चाहता है? पीएच में बदलाव कौन चाहता है? ठीक है, और ऐसा सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ी? बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो पीएच में होने वाले परिवर्तन को रोकने की कोशिश कर सके या रोक सके। ऐसे सॉल्यूशन को बफर बोलते हैं, जो अपने पीएच में होने वाले बदलाव को कंट्रोल कर सके, मतलब पीएच में चेंज कम से कम हो, उसे बोलते हैं बफर। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे सॉल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो जैसे आप बायो पढ़ते हैं,
है ना। तो बायोम बताना, आप ऐसी ऐसी जगहों पे जैसे सेल्स वगैरह रखते हैं, कोई ऑर्गन रखते हैं, तो एक सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं, और उसको डिप करके रखते हैं तो ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें पीएच ज्यादा वेरी ना करे, क्योंकि अगर पीएच वेरी हो गया तो वो डैमेज हो सकता है सेल्स वगैरह। तो आप चाहेंगे कि ऐसा सॉल्यूशन मिले जिसका पीएच लगभग लगभग कांस्टेंट बना रहे। ठीक है। अच्छा, कौन ऐसे लोग हैं जो पीएच को बदलना चाहते हैं? ऐसे कौन लोग हैं, कौन हमलावर कौन है? तो आप कहेंगे, देखिए यहां पे कंडीशंस फॉर बफर सॉल्यूशन समझिए पहले। कैसे पता लगाएंगे कौन सा बफर सॉल्यूशन है, कौन सा नहीं है? पहला पॉइंट, इफ वी मिक्स a small amount of strong acid or a strong base, then pH of buffer solution does not change. Yeah, will be almost unchanged. Will be almost unchanged. शब्दों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं, उनको ध्यान से, इसको लाइनों को पढ़िए तब तक जब तक मैं लिख रहा हूं। ऑन कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन, जिसको जिंदगी में बफर नहीं समझ में आया वो आज समझ में आ जाएगा, और एकदम कंसंट्रेशन लगा के पढ़ते रहिए। ऑन कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन, द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन will remain same, will remain unchanged या same। अब जरा ध्यान से बात समझिए, कौन बफर बन जाता है? क्या दुनिया में जितने सॉल्यूशन आपको नजर आ रहे हैं सब बफर? नहीं, बहुत कम सॉल्यूशन बफर होते हैं। कौन बनता है बफर? बफर वो होता है जो अपने अंदर होने वाले पीएच के चेंज को कंट्रोल कर सके, अपने अंदर होने वाले पीएच के चेंज को रेजिस्ट कर सके, बराबर, यानी कि पीएच के परिवर्तन को रोक सके। अब सवाल ये उठता है कि पीएच में परिवर्तन कराना कौन चाहता है? तो एक अटैक हो सकता है। कौन कौन बाहर से ऐसे लोग जो अटैक कर रहे हैं, जो चाहते हैं पीएच बदल जाए? एक स्ट्रॉन्ग एसिड चाहता है, मान लीजिए बाहर से स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, या कोई स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर वाला आदमी बाहर से आया, वो चाहेगा पीएच चेंज हो जाए अगर उसका अटैक हो गया तो। एक कंसंट्रेशन का मतलब पानी कम हो गया किसी वजह से, या डाइल्यूशन, या पानी बढ़ गया। ये चार अटैकर हैं, इनके ऊपर अगर आप नंबरिंग कर लें तो अटैकर नंबर 1, 2, 3 और 4, ध्यान दीजिए, ये चार अटैकर हैं। ये चाहते हैं कि बफर, मतलब जो भी सॉल्यूशन है आपके पास जिसको आप बफर बोल रहे हैं, उसका पीएच चेंज हो जाए, और बफर वो बन पाएगा, वो सॉल्यूशन ही बफर बन पाएगा जो अपने पीएच को इन चारों से बचा ले। अगर आप इन चारों से अपने पीएच को बचा ले जाएंगे तो आप बफर बनने के लायक हैं, और अगर नहीं बचा पाएंगे तो आप बफर बनने के लायक नहीं है। ये तो हो गई कंडीशन, कौन बनेगा बफर और कौन नहीं बन पाएगा। इतनी बात सबको समझ में है कि चार अटैक हो रहे हैं? ठीक है। अब सवाल उठता है कि ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ क्यों रहे हो भैया? मतलब आज आप बफर पढ़ना शुरू कर देंगे, कल आप कुछ और पढ़ना शुरू कर देंगे, तो सवाल उठेगा ना कि ऐसा सॉल्यूशन आप ढूंढ क्यों रहे हैं भाई? ऐसा सॉल्यूशन आप क्यों ढूंढ रहे हैं जो बफर सॉल्यूशन है? तो आपको क्या रीजन बताया मैंने? क्या रीजन बताया कि जब आप सेल्स वगैरह रखते हैं, सेल्स वगैरह, तो बताइए सेल्स वगैरह रखते हैं तो उसमें आपको ऐसे सॉल्यूशन में डिप करके रखना होगा जिसका पीएच ऑलमोस्ट कैसा रहे? अनचेंज। क्योंकि अगर पीएच चेंज हो गया, अगर पीएच में परिवर्तन आ गया, है ना, अगर पीएच में परिवर्तन आ गया तो फिर वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। समझ पा रहे? तो आप चाहेंगे उनका पीएच, तो आपको जरूरत क्यों है ऐसे सॉल्यूशन की, समझ में आ गया? कैसे पहचानेंगे ऐसा सॉल्यूशन, वो समझ में आ गया। अब बफर सॉल्यूशन को ढूंढना शुरू करते हैं। जरा बताइए, शुरू में आपने आयनिक शुरू करी थी, पहला क्या पढ़ा? सबसे स्टार्टिंग में आपने क्या पढ़ा? पानी। स्टार्टिंग कहां से हुई थी? पानी से। क्या पानी बफर है? सबसे सस्ता तो पानी मिला ना भाई, क्या पानी बफर है? नहीं। क्यों? पानी में थोड़ा सा एचसीएल मिलाओ, पानी में थोड़ा सा एचसीएल मिलाओ, याद करो पार्ट 1 पे आ जाओ, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर पानी में थोड़ा सा एचसीएल मिलाओ, 0.1 मोलर एचसीएल बना दो भाई,
पीएच कितना हो गया बताओ? पानी का पीएच पहले 7 था। हाँ भाई, पानी का पीएच पहले 7 था, उसमें आप थोड़ा सा एचसीएल मिला दो, 0.1 मोलर एचसीएल बना दो। बताइए क्या पीएच कितना हो जाएगा? 1 कितने से चेंज हो गया? 6 से। 7 से सीधे कहां पहुंच गया? 1, 6 से चेंज। इसका मतलब पानी बफर बनने के लायक नहीं है। डेफिनेशन में ध्यान दीजिए, यहां पे एक बात लिखी हुई है, इफ वी मिक्स स्मॉल अमाउंट। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ वी मिक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्मॉल अमाउंट क्यों लिखा हुआ है? अब ये सब बातें लोग समझते नहीं है, पढ़ के निकल लेते हैं खटाखट। ये स्मॉल अमाउंट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ध्यान दीजिए, हम नहीं मिलाते हैं एसिड बेस, हम थोड़ी मिलाते हैं, गलती से मिल जाते हैं। स्मॉल क्यों लिखा हुआ है? ध्यान दीजिए, एसिड बेस हम थोड़ी मिलाते हैं, गलती से मिल जाते हैं। पानी बफर क्यों नहीं है? ध्यान दीजिए, पानी बफर इसलिए नहीं क्योंकि अगर आपने पानी लिया और पानी एयर के कांटेक्ट में आ गया, तो बताइए एयर में CO2 होती है। अगर पानी एयर के कांटेक्ट में आ गया तो एयर में CO2 होती है, CO2 डिसॉल्व हो जाएगी, पानी के अंदर बन जाएगा H2CO3। क्या बन जाएगा? H2CO3। H2CO3 आपको क्या दे देगा? प्रोटॉन दे देगा, सिस्टम एसिडिक हो जाएगा। बोलो पानी बफर बन सकता है कि नहीं बन सकता? अब पानी बफर बन सकता है कि नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि पानी का अगर एयर के कांटेक्ट में आ गया तो उसमें क्या डिसॉल्व हो गई? CO2 डिसॉल्व हो गई। क्या बन गया? H2CO3। H2CO3 आपको क्या दे देगा? प्रोटॉन दे देगा। इसका मतलब पानी बफर नहीं है, राइट? अब आप कहेंगे साहब मैं पानी में एयर का कांटेक्ट होने ही ना दूं तो, एयर का कांटेक्ट होने ही ना दूं तो कहेंगे पानी को ग्लास में लूं और सील्ड कंटेनर ले लूं, तो बताइए ग्लास में एल्कलाइन इंप्योरिटीज होती हैं, ग्लास में एल्कलाइन इंप्योरिटीज होती हैं, तो वो डिसॉल्व हो जाएंगी पानी के अंदर और पानी को क्या बना देंगे? थोड़ा सा एल्कलाइन बना देंगे। तो क्या पानी बफर बन सकता है? नहीं, पानी बफर सॉल्यूशन नहीं। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं? तो पानी बफर क्यों नहीं, ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, यहां पे स्मॉल अमाउंट की चर्चा क्यों की जा रही बार बार? देखिए, स्मॉल अमाउंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप जबरदस्ती थोड़ी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं। आप बताइए कि आपकी कोई दुश्मनी इससे लेकर रखी हुई एक सॉल्यूशन में डिप करके, क्या आपकी दुश्मनी जाके आप जबरदस्ती उसमें HCl मिलाएंगे रोज? हाँ भाई, क्या आप रोज जबरदस्ती जाके HCl मिलाएंगे? नहीं। आप क्यों चाहेंगे कि उसका पीएच चेंज हो? वो तो गलती से थोड़ा सा प्रोटॉन आ जाता है। ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का एडिशन गलती से हो रहा है, आप जानबूझ के रोज जाकर के उसका पीएच चेंज करेंगे? एक सेल है, एक लिक्विड में डिप पड़ी हुई है, क्या रोज जाके आप उसमें एसिड मिलाओगे पानी बाल्टी भर कि भाई साहब आज जो लाओ थोड़ा सा HCl डाल के देखता हूं क्या करता है? क्यों मिलाएंगे फालतू में? गलती से मिल जाता है। और जब गलती होती है तो बताइए, गलती जब गलती से होती है तो छोटी सी होती है। हाँ भाई, गलती जब गलती से होती है तो छोटी सी होती है, और जब छोटी सी होती है तो बताइए स्मॉल अमाउंट मिलाएंगे या फिर बहुत ज्यादा अमाउंट मिलाएंगे? इसीलिए डेफिनेशन में क्या लिखा होता है? स्मॉल अमाउंट। लोगों को जिंदगी में नहीं समझ में आती बात कि यहां पे स्मॉल अमाउंट क्यों लिखा हुआ है और यहां पे ऑलमोस्ट अनचेंज क्यों लिखा हुआ है। क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर प्रोटॉन आएगा साथ तो थोड़ा बहुत तो पीएच चेंज होगा, लेकिन पीएच ना के बराबर चेंज होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो पीएच चेंज होगा, लेकिन पीएच ना के बराबर होना चाहिए। समझ पा रहे? ना के बराबर चेंज होना चाहिए। अच्छा, बातें समझ में आ गई आपको कि कैसे बफर को पहचानेंगे? ये 4 अटैकर है, 1 2 3 4। अगर इनसे कोई अपने आप को बचा ले तो वो क्या बन जाएगा? बफर। पानी बफर है? नो। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। पानी बफर नहीं तो बताइए, आपने पार्ट 1 पढ़ना शुरू किया, क्या HCl बफर है? क्या HCl बफर है? HCl भी बफर नहीं है। क्यों? HCl में आप थोड़ा सा पानी मिला दीजिए, उसका पीएच चेंज हो जाता है। हेलो, याद करिए, आपने पढ़ा था कि इतने गुना डाइल्यूशन कर दूं तो पीएच इतने से इतना हो जाए। याद आया कुछ मामला जिस पर सवाल लगाए थे? तो बताइए HCl में अगर डाइल्यूशन कर देंगे तो क्या पीएच चेंज हो जाएगा? तो इसका मतलब HCl बफर नहीं है। NaOH भी बफर नहीं है। पार्ट 1 भी खत्म हो गया, पार्ट 2 पे आ जाइए। पार्ट 2 पे आ जाइए, एस्टिक एसिड पे आ जाओ। बताओ, एस्टिक एसिड ने पानी मिलाया था तो क्या पीएच चेंज हुआ था? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। आयनिक सिमट रही है, जरा देखिए ध्यान से, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या पार्ट 2 में भी आपको बफर नहीं मिलेगा? कितनों को यहां तक की बात समझ में आ गई? जल्दी से अंगूठा दिखाई। पार्ट 1 में बफर नहीं मिला, पार्ट 2 में बफर नहीं मिला, पानी बफर नहीं है। कितनों को समझ में आ गई बात? फटाफट अंगूठा दिखाई भाई, 10 सेकंड के अंदर सब जनता। तो आपको जिंदगी में अगर बफर नहीं समझ में आया तो आज आ जाएगा, और अगर आज नहीं आया तो अब जिंदगी में नहीं आएगा। जिंदगी में नहीं आया तो आज आ जाएगा, और अगर आज नहीं आया तो अब जिंदगी में नहीं आएगा, यकीन मानिए। तो अब उसके बाद देखिए, पानी नहीं मिला बफर, पार्ट 1 में बफर नहीं मिला, पार्ट 2 में बफर नहीं मिला, पार्ट 3 पे चलते हैं। बोलो पार्ट 3 में कौन है? पार्ट 3 में कौन है भैया? पार्ट 3 में क्या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है? बताइए, सॉल्ट कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। वहीं से बफर मिलना शुरू होता है। अब चैट बंद हो रही है, बफर ढूंढना शुरू कर रहा है। पार्ट 3 से आपको बफर मिलना शुरू होता है। चलिए 7 नंबर स्लाइड पे आइए। अब कौन बफर है, कहां कहां बफर मिलता है, उसको समझने के लिए यहां पे हेडिंग डालते हैं, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। देखिए, बफर सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल बफर,
और एक होता है मिक्स्ड बफर। दो प्रकार के आपको बफर पढ़ने हैं। मिक्स बफर जो होता है उससे बोलते हैं, उसमें भी दो टाइप, एक एसिडिक बफर और एक बेसिक बफर। तो आपको दो प्रकार के पढ़ने हैं, एक तो सिंपल बफर पढ़ना है, तो पहले सिंपल से स्टार्ट करिए। ठीक है, सिंपल को सिंपल क्यों बोलते हैं ये आप तब समझ पाएंगे जब आप ये पढ़ लेंगे कि मिक्स्ड को मिक्स्ड क्यों बोलते हैं। तो पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल बफर। तो चलिए चलते हैं पहले सिंपल बफर की ओर। सिंपल बफर क्या होता है? तो पहला जो आपको बफर मिलता है, मैंने कहा ना पार्ट 1 में मिलता नहीं, पार्ट 2 में मिलता नहीं, सीधे पार्ट 3 से शुरू होती है कहानी। शुरू होती है पार्ट 3 से, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ध्यान दीजिए, जो वीक एसिड वीक बेस वाला सॉल्ट है उसका जो सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं सिंपल बफर। कोई ऐसा पूछे सिंपल बफर क्या होता है तो आप कहेंगे ये होता है। कहेंगे एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल के तौर पे बताइए आप क्या बताएंगे उसको, कहेंगे CH3CONH4 ये एग्जाम्पल है, AgCN ये एग्जाम्पल है, NH4Cl ये एग्जाम्पल है। पार्ट 3 तो सबने पढ़ा होगा, है ना। तो बताना ये सब कैसे हैं, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस। तो ये सब एग्जाम्पल है किसके, सिंपल बफर के। सवाल उठता है इनको बफर क्यों बोलना है। ध्यान दीजिए, बफर वही तो बन पाएगा जो बफर की कंडीशन फॉलो करे। बफर की कंडीशन क्या है, बफर की कंडीशन ये है कि भाई साहब अगर आप इन चारों अटैक को संभाल लेते हैं तो आप बफर हैं, और नहीं संभाल पाए तो आप बफर नहीं है। तो जरा चेक करते हैं क्या ये चारों को संभाल पाएगा। जरा बताना इसमें एक एक करके अटैक करना शुरू करें 9 नंबर स्लाइड में। तो मैं चेक करता हूं कि सिंपल बफर को आपने बफर क्यों बोला। बताइए इसमें से कोई एग्जाम्पल पकड़ लीजिए आप। पहला एग्जाम्पल पकड़ लिया आपने और आपने कहा मेरे पास एक सॉल्यूशन है किसका, CH3CONH4। इसके बारे में आप सारी बातें पढ़ चुके हैं। बताइए जब आप इसका पीएच वगैरह निकालते थे पार्ट 3 में, तो पार्ट 3 में जब आप पीएच वगैरह निकालते थे उसको पानी में फेंकते थे तो बताइए क्या क्या बनता था। एक तो CH3CO- बनता था और एक NH4+ बनता था। बना दो। फिर याद करो इन दोनों की हाइड्रोलिसिस होती थी, और जब इन दोनों की हाइड्रोलिसिस होती थी, क्योंकि भाई दोनों ही कैसे हैं, दोनों की हाइड्रोलिसिस होती थी क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, दोनों में से कोई दर्शक नहीं है। तो बताइए जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती थी तो एक रिएक्शन ये करता था, और इसकी हाइड्रोलिसिस होती तो एक रिएक्शन ये करता था। तो ये जब पानी से कांटेक्ट करता था तो CH3COH बना देता था, और ये पानी से जब कांटेक्ट करता था हाइड्रोलिसिस करता था तो NH4OH बनाता था। तो दो इक्विलिब्रियम चल रहे थे, किसका है किसका। तो ये सब कंटेनर के अंदर चल रहा था। अब आपको बताना है कि बफर बनने के लायक है या नहीं है। अटैक करना शुरू करिए। अटैक नंबर 1, देखिए पहला जब आप अटैक इसके अंदर कराएंगे तो क्या क्या करवाएंगे, एक तो कंसंट्रेशन और एक डाइल्यूशन। तो पहले इन दोनों को निपटाइए। तो मान लीजिए आपने डाइल्यूशन किया, तो डाइल्यूशन करने का मतलब क्या है, पानी मिलाओ। पानी मिलाने का मतलब वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन गिराओ। अच्छा, कंसंट्रेशन वर्ड कहीं पे लिखा हो तो उसका क्या मतलब होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि पानी को कम कर दो सिस्टम में, सॉल्वेंट कम कर दो। तो जब पानी को कम कर देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन लोगों का बढ़ जाएगा। कुल मिला के होगा क्या, चाहे आप डाइल्यूशन करिए और चाहे आप कंसंट्रेशन करो, दोनों में से कुछ भी करें तो बताइए हो क्या रहा है। अल्टीमेटली वॉल्यूम बदल रहा है, बढ़ रहा है, कभी कभी घट रहा है, और अल्टीमेटली कंसंट्रेशन बदल रहा है, कभी कभी घट रहा है, कभी कभी बढ़ रहा है। बताइए इन चारों व्यक्तियों के मोल पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं भाई, इसके मोल जितने थे, इसके मोल जितने थे, इसके मोल जितने थे और इसके मोल जितने थे, वो तो वही रहेंगे, बस वॉल्यूम बदल गया और कंसंट्रेशन बदल गया। अब जरा बताओ पीएच पे क्या असर पड़ा। इसका पीएच का फॉर्मूला आपने निकाला हुआ है। बताइए वीक एसिड वीक बेस में आप फॉर्मूला लिखते थे, वीक एसिड वीक बेस में आप फॉर्मूला लिखते थे पीएच का, जल्दी से जरा टाइप करना। 1/2 के बाद बताओ भाई, 1/2 के बाद बताओ अंदर क्या लिखें, कुछ याद आता है। PKW और आगे इतना सबको याद है, आगे बताओ। प्लस पीके के बाद कई लोग याद ही नहीं आ रहा, -PKB बराबर, ये लिखते थे भैया। लॉग नहीं आता था इसमें लॉग सी नहीं आता था। अब जरा मेरे को बताना, मैंने उस वक्त जब आपको पढ़ा रहा तो मैंने कहा था कि आगे चल के कुछ बोला था मैंने उस समय, याद है कुछ, आगे चल के ये कुछ बनेगा। जरा बताइए इस बार कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाते हैं घटाते हैं तो ये चीजें जब चेंज होगी, सी की वैल्यू जब चेंज होगी, तो सी का टर्म यहां आ ही नहीं रहा। हेलो, सी का टर्म यहां आ ही नहीं रहा। तो बताइए जब सी का टर्म नहीं आ रहा तो क्या इसका पीएच सेम रहेगा, और अगर इसका पीएच सेम रहेगा तो बताइए क्या ये बफर बनने के लायक है।
समझ में आ गई बात तो तोड़िए फटाफट। क्या बफर बनने के लायक है? क्या दो बातें संभाल ली इसने? क्या अभी इसको दो बातें और संभालनी पड़ेंगी? क्या इसको दो बातें भी और संभालनी पड़ेंगी? तो कंसंट्रेशन में मामला डिपेंड ही नहीं करता इस बार। अब दो बातें और संभालते हैं। 10 नंबर स्लाइड पे आओ। दो बातें अगर आप इसमें और संभालना शुरू करें, इतना पॉइंट क्लियर सबको? भाई यहां पे अगर आपने पानी बढ़ाया पानी घटाया तो सी तो बदलेगा ना, और सी तो यहां आ ही नहीं रहा है ना, सी यहां आ ही नहीं रहा। समझ पा रहे हैं? तो जब सी यहां आ ही नहीं रहा तो इसका मतलब ये बफर बनने के लायक है, क्योंकि दो बातें, दो अटैक संभाल लिए। देखिए 4 अटैक जो संभाल लेगा वो बफर बन जाएगा भैया। तो बताइए 3 नंबर 4 नंबर संभाल लिया इसने, अब 1 नंबर 2 नंबर की बारी है। कितना मिलाओगे इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड? बहुत सारा या थोड़ा सा? हाँ भाई, इसके ऊपर अटैक कराओगे स्ट्रॉन्ग एसिड का तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओगे? इतना बोरा भर के मिला दोगे, बाल्टी भर के क्या? या थोड़ा सा? थोड़ा सा क्यों मिलाते हैं? क्या समझ में आई बात? क्यों मिलाते हैं थोड़ा सा? थोड़ा सा क्यों मिलाते हैं? क्योंकि गलती से मिल जाता, मैंने थोड़ी मिलाया है। गलती से मिल जाने पे अगर संभाल ले तो बफर बन जाएगा। जो गलती हुई है गलती को ही संभालना होता है बस। मिलाएंगे आप, गलती से मिल जाता है थोड़ा सा। जैसे पानी अगर खुला रह जाए तो पानी खुला रह जाए तो वो एयर के कांटेक्ट में गलती से आ जाता है। मैंने थोड़ी उसमें जाकर के एससीएल रोज मिलाया। हाँ भाई, क्या रोज जाके पानी में एससीएल मिलाओगे फिर चेक करोगे तुम बफर बन पाओगे कि नहीं? ठीक है, तो गलती से मिल जाता है। अब जब मेरे को बताना अगर गलती से मिल जाता तो अगला पॉइंट समझिए। मान लीजिए कंटेनर चल रहा है, इसके अंदर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया गलती से थोड़ा सा। एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। मान लीजिए थोड़ा सा प्रोटॉन अगर मैं यहां ऐड कर दूं तो बताओ प्रोटॉन अगर सिस्टम में आएगा तो प्रोटॉन किससे बात करेगा? जो बेसिक लोग हैं। भाई प्रोटॉन किससे बात करेगा सिस्टम में? जो बेसिक लोग हैं। बताइए इसमें बेसिक लोग कौन है? ये कैसा है? ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, तो ये बेसिक है। देखो ये कैसा है? NH4OH बेसिक है, तो ये कैसा है? ये एसिडिक है। तो बताइए प्रोटॉन जब सामने आएगा तो इससे बातचीत करने के लिए कौन दो लोग सामने आ जाएंगे जो बेसिक नेचर के हैं? क्या बेसिक नेचर के ये दो लोग हैं? तो ये दोनों पानी प्रोटॉन के सामने आ जाएंगे, कहेंगे हम लोग बात करेंगे इससे। बताइए ये दोनों जब बात करेंगे तो होगा क्या? जब ये बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? भाई प्रोटॉन से कंबाइन कर जाओगे और क्या बात करोगे? एसिटेट आयन प्रोटॉन से कंबाइन कर जाएगा, क्या बना देगा? थोड़ा एसिटिक एसिड बना देगा। तो बताइए होगा क्या? बातचीत करने से क्या इसकी वैल्यू घट जाएगी? बताइए ये बातचीत करेगा NH4OH इससे तो क्या करेगा? NH4OH और प्रोटॉन जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? NH4 प्लस बन जाएगा और पानी निकल जाएगा। तो क्या इसकी वैल्यू भी घट जाएगी? तो देखिए ये दोनों बातचीत करेंगे। ये दोनों बातचीत करने के लिए क्यों आ गया है? क्योंकि इनका नेचर बेसिक था और इन्होंने प्रोटॉन को संभाल लिया। और प्रोटॉन को जब संभाल लिया तो इन दोनों ने बातचीत करी और देखिए इनको पता नहीं था कि बातचीत करने से वैल्यू कम हो जाती है। देखिए इनको पता नहीं था कि बातचीत करने से वैल्यू कम हो जाती है। तो बताइए जब इनकी वैल्यू कम हो जाएगी तो ये दोनों का क्या होगा? एसिटेट प्रोटॉन से कंबाइन करेगा तो बताओ ये बढ़ जाएगा। और बताइए NH4OH जब प्रोटॉन से कंबाइन करेगा तो क्या NH4 प्लस बढ़ जाएगा? तो सिस्टम में क्या हुआ? दो लोगों के मोल थोड़े कम हो गए। भाई इन दोनों के मोल थोड़े कम हो गए और इन दोनों के मोल थोड़े बढ़ गए। बताइए अल्टीमेटली क्या चेंज हुआ? मोल चेंज हुए। अल्टीमेटली क्या चेंज हुआ? थोड़े बहुत मोल चेंज हुए। मोल चेंज होने से क्या बताइए पीएच के ऊपर कोई असर पड़ेगा इस बार? बताओ मोल चेंज होंगे तो सी चेंज होगा। यहां तो सी आ ही नहीं रहा। अभी यहां तो सी आ ही नहीं रहा। तो बताइए इस बार अगर आप थोड़ा बहुत मोल चेंज करेंगे, इनके मोल घट जाएंगे, इनके मोल बढ़ जाएंगे, तो यहां पे तो सी ही नहीं आ रहा। तो बताइए क्या पीएच अभी भी सेम रहेगा? तो पीएच लगभग लगभग अभी भी उतना ही रहेगा। और अगर अभी भी उतना रहा इसका मतलब क्या ये बफर की तीसरी कंडीशन को भी फॉलो कर गया, यानी कि थोड़ा बहुत प्रोटॉन भी ये झेल जाएगा। कितनों को बात समझ में आ रही है? तोड़ते जाइए फटाफट, बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ता जाऊं फटाफट। ये सब कंसेप्ट समझने में समय लगता है थोड़ा, नहीं तो आप रट लीजिए। देखिए दूसरा एक और तरीका हो सकता है कि आप सिंपल बफर होता है, कौन होता है? ये होता है, खत्म, एग्जाम्पल करे, खत्म हो गया, याद कर लिया, हो गया, लर्न बाय हार्ट। करे मेरे मास्टर ने भी जिंदगी भर याद किया इसको, ये होता है, उसने बता दिया होता है, मैंने मान लिया, खत्म हो गया। मैं लोगों को मनवाऊंगा, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मैं लोगों की करूंगा। इस प्रकार से पूरा समाज पैदल हो जाएगा। कुछ समय बाद मैं पूरी दुनिया को मूर्ख बना के भेज दूंगा। तो एक तरीका ये भी हो सकता है जिंदगी जीने का। और दूसरा हो सकता है अपने जैसे कुछ समझदार लोग बना लीजिए, लेकिन उसके लिए आप भी तो होने चाहिए। समझ रहे? उसके लिए आप भी तो होने चाहिए, तभी तो अपने जैसे बना पाएंगे। अगला सुनिए, लास्ट, क्या एक और अटैक बाकी है? क्या कुछ और एक काम करना बाकी है? क्या क्या करना चाहिए बताओ? अगला काम जल्दी से बताओ, टाइप करो, क्या करें अगला काम?
बताओ अगला काम क्या समझाना चाहिए? क्या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओगे कि ज्यादा से मिलाओगे? एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस करोगे, ओएच नेगेटिव आएगा क्या बाहर से इस बार भी? ओएच नेगेटिव आएगा तो कितना ओएच नेगेटिव मिलाओगे, ज्यादा या थोड़ा सा? थोड़ा सा, गलती से मिल जाता है। तो बताइए जब गलती से मिल जाएगा थोड़ा सा हल्का सा ओएच नेगेटिव, तो कौन लोग इस बार बातचीत करने के लिए आगे आएंगे? ध्यान दीजिए, इनके नेचर आपको पता ही है। ये एसिडिक नेचर का आदमी है तो ये इसका कॉन्जुगेट है, बेसिक है, ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट ये एसिडिक है। तो बताइए इस बार बेस का अटैक हुआ है, ओएच का अटैक हुआ है, तो कौन लोग सामने जाएंगे? जो एसिडिक नेचर के हैं। तो ये दोनों कहेंगे पिछली बार हम दोनों चुप थे, इस बार हम दोनों बात करेंगे। पिछली बार तुम दोनों ने बात की थी, इस बार हम दोनों बात करेंगे। इनको पता नहीं है कि साहब बातचीत करने से वैल्यू कम हो जाती है। इनको पता नहीं कि बातचीत करने से वैल्यू कम हो जाती है। तो बताइए ये जब बातचीत करेगा ओएस से तो क्या इसकी वैल्यू कम हो जाएगी? और ये ओएस से मिलकर क्या बना देगा? NH4OS, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बताइए एस्टिक एसिड जब ओएस से बातचीत करेगा तो क्या एस्टिक एसिड की वैल्यू कम हो जाएगी? और जब ये इससे बातचीत करेगा तो इसका H और इसका OH मिलकर पानी बना देंगे, तो क्या एसिटेट बढ़ जाएगा? हाँ भाई, बातचीत करने से देखिए वैल्यू कम हो जाती है, याद रखिएगा जिंदगी में। तो बताइए जब ये दोनों बातचीत करेंगे तो क्या इनकी वैल्यू कम हो जाएगी? इनकी वैल्यू कम हो जाएगी तो इन दोनों के मोल घट गए और इन दोनों के मोल बढ़ गए, तो बताइए चेंज क्या हुआ? मोल चेंज हुआ। मोल चेंज होने से क्या चेंज हुआ? कंसंट्रेशन चेंज हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए ये तो पहले से कह के बैठा हुआ है कि भाई साहब कंसंट्रेशन में परिवर्तन होने से मेरे ऊपर कोई खास फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। यहां लॉक्सी का टर्म ही नहीं आता है। तो बताइए क्या पीएच अभी भी सेम रहेगा लगभग? तो अगर आप कहते हैं पीएच अभी भी सेम रहेगा तो क्या इसने चौथा अटैक भी संभाल लिया? बोलो भाई। इसको आप बोल दीजिए नंबर 2 बोल दीजिए, वही नंबरिंग कर लेते हैं। इसको नंबर 1 बोल लो, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4 बोल लो। बताइए क्या इसने चारों अटैक को संभाल लिया? जो चारों अटैक को संभाल ले और अपना पीएच बदलने से रोक ले वो बनेगा बफर। कितने लोग, क्या आपको बात समझ में आ रही कि इसको बफर क्यों बोलते हैं? अब ध्यान दीजिए इसमें सवाल कैसे बनेंगे। एक पूछा कंसंट्रेशन कम कैसे होगा? अरे मोल चेंज हो जाएंगे, कंसंट्रेशन नहीं बदल जाएगा। आज पहली बार आए हो क्या? मोल बदलेंगे कंसंट्रेशन नहीं बदल जाएगा? कहीं कंसंट्रेशन कैसे बदला? कहने भी फ्लाइट लैंड की, पीछे जहाज मेरा पानी का लैंड किया है, पानी का जहाज रेत में लैंड करवा के सीधे आ गया हूं की क्लास में। थोड़ा पढ़ के आइए भैया, जीवन में कुछ तो सीख के आइए। कंसंट्रेशन मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, मोल में परिवर्तन होगा तो कंसंट्रेशन में परिवर्तन होगा। 12 नंबर स्लाइड पे ये सवाल सुनिएगा ध्यान से। आपसे कहता है कि बताना इसको कहां से उठा के लाए? पार्ट 3 से उठा के लाए। देखो ये एग्जांपल आप कहां से उठा के लाए भाई? पार्ट 3 से उठा के लाए। याद आया कुछ मामला? तो क्या तीसरे का चौथा ही पांचवें का पहला है? क्या कह गया कभी? हाँ भाई, क्या तीसरे का चौथा ही पांचवें का पहला है? तीसरे का चौथा कौन था बताओ? तीसरे का चौथा कौन था? वीक एसिड वीक बेस। और जो तीसरे का चौथा था वही तो देखो पांचवें का पहला बन के बैठा हुआ है। पांचवें का पहला मतलब कौन? सिंपल बफर। तो तीसरे का चौथा अगर पांचवें का पहला है तो बताइए पांचवें के पहले के न्यूमेरिकल क्या पहले लग गए? क्योंकि तीसरे का चौथे का न्यूमेरिकल आप पहले लगा चुके हैं, तो तीसरे का चौथा ही पांचवें का पहला है। अब इसके लिए क्लास करनी पड़ती है। अब आप अभी आ गए एकदम से उचक के कि भाई साहब आज मैं सब समझ के जाऊंगा याद नहीं, मुझे आज सब समझा देगा। तो मैंने आपको पहले कहा था साहब ये एकता कपूर का सीरियल नहीं है, ये क्राइम सीरीज है। अब आपने तीसरा देखा नहीं है, तीसरे का चौथा आपको पता ही नहीं है, कोडिंग का आपको आइडिया ही नहीं है। मैंने कहा था ना जब मैं शुरुआत कर रहा था तो लोग खो जाते हैं यहां पे, तो इसलिए शुरुआत से पढ़ना होगा। तीसरे का चौथा ही पांचवें का पहला है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का जो चौथा केस था वही बफर का पहला केस बन जाता है। बताइए क्या इसका सवाल लगाने की आवश्यकता है या सवाल इसका लग चुका है? बोलो भाई। इसका सवाल लग चुका है, समझ पा रहे हैं? क्योंकि तीसरे का चौथे का सवाल लग चुका है तो पांचवें के पहले का सवाल भी लग चुका है। जरा यहां पे देखिए और क्या सवाल बनेंगे। जो आप तीसरे के चौथे को उठा के ला रहे होंगे तो बताइए पार्ट 3 में और भी तो लोग थे। बताओ पार्ट 3 में और भी तो लोग थे। कितने लोग थे पार्ट 3 में? 4 लोग थे। कौन कौन थे? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और कौन था? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और कौन था? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और कौन था? वीक एसिड वीक बेस। आप उठा के किसको लाए? आपने कहा चलो तुम बफर बनोगी क्या?
इसने कहा क्यों नहीं। इसको आपने बफर साबित कर दिया। ये तीन वहां बैठे होंगे, इसको देख रहे होंगे कि हमारे सामने से इसको उठा के ले जा रहे हो। आज तक हम टेबल में साथ साथ रहते थे और तुम इसको धीरे से उठा के ले जा रहे हो, और तुमने कह दिया आगे चल के बफर बनेगा, और तुमने बना भी दिया। ये तीनों कहेंगे नहीं कि हम में क्या कांटे लगे हैं, कभी हमको भी ले चलो। ये तीनों कहेंगे नहीं कि हम में कांटे लगे हैं क्या। कंसेप्चुअल व्यक्ति होगा तो ये सब बातें पूछेगा, नहीं तो फिर ठीक है ना, नहीं तो फिर ठीक है, एग्जाम्पल याद ही हो चुका है। तो देखिए वीक एसिड वीक बेस को जब आप ले जा रहे होंगे तो ये तीनों पूछेंगे नहीं क्या कि हमें क्यों नहीं ले जा रहा, हमें क्या कांटे लगे हैं। इनको आप कैसे रोकेंगे, बताइए, इनको आप कैसे रोकेंगे। याद करिए जब आप इनके फॉर्मूले, दोनों के फॉर्मूले लिख रहे थे तो क्या इन दोनों में लॉक्सी आ रहा था? बोलो भाई, क्या इन दोनों में लॉक्सी आ रहा था? क्या इन दोनों में लॉक्सी का टर्म आता है फॉर्मूले के अंदर? और अगर लॉक्सी का टर्म आता है तो बताइए जब आप डाइल्यूशन करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे तो क्या इनके पीएच चेंज हो जाएंगे? क्योंकि कंसंट्रेशन जब बदलेगा तो लॉक्सी बदलेगा और पीएच चेंज हो जाएंगे। तो क्या ये दोनों बफर बनने के लायक है? नो। हेलो, कंसेप्ट देख पा रहे हैं? कभी वहां से पार्ट 3 उठा के ला रहा है, यहां से बफर चल रहा है। तो बताइए ये यहां से हट, ये दोनों को तो बोल दिया जाएगा भाई साहब आपके फॉर्मूले में लॉक्सी आता है। फॉर्मूला याद है नहीं याद है भैया? फॉर्मूला याद है? क्या तुम्हें याद? तो इनसे कहेंगे तुम दोनों बफर बनने के लायक नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। अब पहला वाला क्या कहेगा? पहला वाला कहेगा अगर लॉक्सी का नहीं आना ही क्राइटेरिया है तो मेरा फॉर्मूले में तो ये आया था। देखो वो कहेगा भाई साहब मेरे फॉर्मूले में तो पीके पीकेबी भी नहीं आते हैं, लॉक्सी तो छोड़ो, मुझे ले चलो ना प्लीज। इसको कैसे चुप कराएंगे आप? कह देंगे बस बहुत हुआ, कोई नहीं बोलेगा। हाँ भाई, क्या कहेंगे इससे? इससे ऐसा क्या कह दूं कि ये चुप हो जाए? कहेंगे इन दोनों का देखो कैसे मुंह बंद किया, ऐसे तुम्हारा भी बंद कर दूंगा। तकिया से मुंह बंद कर देंगे क्या इसका, या फिर लॉजिकल बातों से बंद करेंगे? कहने इसके मुंह पे तकिया फेंक के मारूंगा। जरा बताइए इसको कैसे मना करेंगे कि तुम बफर नहीं हो? कौन था ये NaCl? बोलो भाई कौन था ये NaCl? जरा सुनिएगा। क्या तीसरा, दूसरा तीसरे पे क्रॉस तो बड़े आराम से लग गया, चौथे वाले को आप उठा ले गए, पहले वाले को कैसे रोकेंगे? कितनों को मुद्दा समझ में आ रहा है? मुद्दा क्या भैया, कितनों को मुद्दा समझ में आ रहा है? मुद्दा तो पहले समझ में नहीं तो मैं डिस्कशन ही क्या कर रहा हूं फालतू में। मैं तो आगे बढ़ जाऊं, मेरे को कोर्स खत्म करना है। मैंने कोर्स खत्म कर दूंगा, मैं क्या है, कोर्स तो मैं जिस दिन कही उस दिन खत्म कर दूं, बस द एंड ही तो लिखना होता है। चलिए मुद्दा समझिएगा जरा। किसी ने आपसे रोक के पूछ लिया, इस पे सवाल आ जाएंगे। अब इस पे सवाल क्या आएगा वो सुनिए ध्यान से। मैं दो बातें समझा रहा हूं। पहली बात कि इसको क्यों नहीं ले जाएंगे, और इसी को दो सवालों से समझाऊंगा जो सवाल आ चुके हैं पेपर में। जरा सुनिएगा, मैं तीन सवाल आपसे पूछता हूं। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर NaCl। सुनिएगा, यहां पे सवाल भी लगेंगे, कंसेप्ट भी तैयार होगा। दूसरा सवाल, स्लाइड नंबर 13 के बाद 14 पे आ जाइए। 14 पे आ जाना। pH of 0.1 molar NaCl plus 0.1 molar HCl, volume of solution 1 liter। 15 नंबर, pH of 0.1 molar NaCl plus 0.1 molar NaOH, volume of solution 1 liter। तीन सवाल है आपके सामने। पहला सवाल शुरू करिए, बताइए पीएच कितना हो? पोल कराऊं क्या? आइए पोल का आनंद लेते हैं, पोल का आनंद लेते हैं, पोल का आनंद लेते हैं। चलिए भाई, सवाल नंबर 1 में पोलिंग स्टार्ट हो रही है। लीजिए, तीन ऑब्जेक्टिव आपके सामने, पोल शुरू होता है। आप कुछ नहीं दिया तो आप मान के चलेंगे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा एज्यूम कर लिया जाएगा अगर सवाल में कभी ना लिखा जाए। ठीक है, तो ये बार बार आपको नहीं सोचना है कि टेम्परेचर क्या है। चलिए स्टार्ट, पहला निपटाइए जल्दी से।
हाँ लो भाई, लीडर बोर्ड आ गया। नाम पढ़ने का टाइम नहीं है, अगले पे चलिए। अगले में पोल करेंगे, लगाइए इसको। अगले में पोल करेंगे। ये लीजिए स्टार्ट हो गया। %29 का सही, लेवल और गिरता हुआ। एक और पोल कराए तो क्या पता 10% तक रह जाए। कह रहे अगले पोल में तो मामला खत्म ही हो जाएगा भैया। लीडर बोर्ड फिर से आपके सामने आ चुका, नाम पढ़ने का टाइम नहीं है, अगले पे चलिए। फिर से पोल कराते हैं, लगाइए इसको जल्दी से। कह रहे अंधी तो मारनी है, कुछ भी मार दूंगा। चेक करिए कि मतलब आपका दिमाग चलना शुरू हुआ या अभी भी आप वही हैं जो आप थे। चलिए देखें, आप फटाफट फटाफट इसको जरा समझना शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल आप कैसे लगाएंगे। पहले सवाल में आप क्या कहेंगे कि भाई साहब NaCl का सॉल्यूशन है, ये Na+ बनाएगा और Cl नेगेटिव बनाएगा। हाँ भाई, Na+ बनाएगा और क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव बनाएगा। तो बताइए Na+ और Cl नेगेटिव जब ये बनाएगा तो बताइए क्या ये दोनों दर्शक हैं। कुछ नहीं करना था सवाल में, बताइए दोनों दर्शक हैं क्या। और दोनों दर्शक हैं तो बताइए क्या सिस्टम को पानी कंट्रोल कर रहा होगा, और सिस्टम को जब पानी कंट्रोल करेगा आपको बताया गया था, खत्म सीधे मामला। कितना प्रोटॉन लाएगा, 10⁻⁻⁷। OH कितना लाएगा, 10⁻⁷। दोनों बराबर, मामला कैसा, न्यूट्रल। दोनों बराबर, मामला कैसा, न्यूट्रल। पीएच कितना, 7, 25 डिग्री सेल्सियस। कुछ नहीं लिखना था इसमें, क्लियर मामला। अगले पे चलिए। बताइए ये सवाल आ गया तो लोग पता ले इसमें रिएक्शन करना शुरू कर दे। क्या इन दोनों की रिएक्शन करवा दूं क्या? कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिए। ये टूटेगा, Na+ बनेगा, Cl नेगेटिव। क्या दोनों दर्शक हैं तो इसका होना नहीं होना उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब सवाल में ये है ही नहीं, सवाल सिर्फ इसका है। समझ पा रहे हैं मामला। कंसेप्ट ये होता है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप क्या बोलेंगे, कहेंगे अगर आपने सॉल्ट हाइड्रोसिस जिंदगी में ढंग से पढ़ा होगा तो ये दोनों दर्शक हैं, इनको देखने की जरूरत भी नहीं थी। सवाल सिर्फ इतना था, वो आपको यूं ही परेशान कर रहा है। सवाल जरा सा था, देखिए सवाल बस इतना ही तो था, क्या 0.1 मोलर HCl है, वॉल्यूम 1 लीटर, उसकी कोई जरूरत ही नहीं। बताइए H+ कंसेंट्रेशन HCl से कितना आएगा, 0.1, पार्ट 1। बताइए पीएच की वैल्यू कितनी आएगी, पीएच की वैल्यू कितनी आएगी, 1। सवाल खत्म हो चुका है। बोलिए अगला सवाल बताइए। अगले सवाल में NaCl में बताना Na+ और Cl नेगेटिव दोनों क्या है। ये सवाल आ चुके हैं आयनिक में, ये सवाल पेपर में आ चुके हैं। समझ पा रहे हैं, तो लोग इसमें रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। ये दर्शक है, देखिए दोनों, इनका होना नहीं होना कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बताइए सिस्टम में क्या सिर्फ इसका सवाल है, इसका मतलब। और बताइए अगर इसका सवाल है तो बताइए NaOH जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, Na+ और OH नेगेटिव। बताओ पार्ट 1 का सवाल है, कितना OH नेगेटिव मिलेगा, 0.1 मोलर। POH कितना मिलेगा, 1। तो बोलो पीएच कितना मिलेगा, 13। कितनों को बात समझ में आ गई? क्या तीनों सवाल समझ में आए आपको? कितनों को तीनों सवाल समझ में आ गए? जल्दी से तोड़िए खटाखट। गलती समझ में आ गई, ये सवाल आ चुके हैं और अचानक से जब ये सवाल सामने आते हैं तो लोग मतलब फिर बगल में झांकते हैं, फिर तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए कंसेप्ट चाहिए, इसके लिए समय लगाया गया। अब जरा मेरे को बताइए, अगर आप ये बातें समझ पा रहे तो यहां PS7 हुआ करता था, ये NaCl था। मैंने कहा ना एक सवाल भी लगाता हूं, कंसेप्ट भी बताता हूं। ये PS7 था। जरा बताइए जब आप यहां पे आएंगे तो इसमें थोड़ा सा HCl ही तो मिला है। देखो 1 लीटर का सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर HCl है, यानी कितने मोल मिला है HCl, बताना कितने मोल HCl मिला है। मोलैरिटी में वॉल्यूम मल्टीप्लाई करो, कितने मोल HCl मिला है, 0.1 मोल। तो बताइए पिछले वाले सॉल्यूशन में इसमें आपने 0.1 मोल HCl और डाल दिया, तो बताइए जब 0.1 मोल HCl मिलाओगे तो 0.1 मोल HCl का मतलब कितना HCl, क्या 3.65 ग्राम HCl। समझ में आ रही बात? कह रहे कैसे, कह रहे HCl का मोलर मास 36.5 होता है, 0.1 मोल का मास 3.65 ग्राम होगा। क्या बहुत थोड़ा सा HCl मिला है, 3-4 ग्राम। और 3-4 ग्राम मिलाते ही बताओ उसका PS7 से सीधे कहां पहुंच गया। देखो पहले कितना था, 7, और 7 से डायरेक्ट अगली स्लाइड में आप गए तो बताइए कितना हो गया, 1। कितने का घाटा हुआ, क्या PS6 से गिर गया,
थोड़ा सा HCl मिलाते हैं जिसका pH 6 से गिर जाए, क्या वो बफर बनने के लायक? बोलो भाई, क्या वो बफर बनने के लायक है? नहीं, इसीलिए इसको बफर नहीं बोला था, कहा था चुप बैठ जाओ, तुम बफर बनने के लायक नहीं हो। अब समझ में आ गया तुमको? तुम कह रहे थे ना मेरे को बफर बनाओ ना प्लीज। जरा देखिए, थोड़ा सा इसमें NaOH मिला दिया। कितना NaOH मिला है बताओ आपने? 0.1 इंटू 1 यानी कि कितने मोल मिलाया आपने? 0.1 मोल NaOH मिलाया। बताइए 0.1 मोल NaOH मिलाने का मतलब कितने ग्राम NaOH मिला है? 4 ग्राम। कैसे 4 ग्राम आया? NaOH का मोलर मास 40 ग्राम होता है भैया। 4 ग्राम NaOH मिला है। बताइए पीएच का क्या हाल चाल है? वहां 7 हुआ करता था, यहां 13 हो गया है। बताइए क्या इस बार 6 से बढ़ गया है? हल्का सा बेस मिलाते ही तुम्हारा पीएच 6 से बढ़ जाता है, हल्का सा एसिड मिलाते ही तुम्हारा पीएच 6 से घट जाता है। तुम बफर बनने के लायक नहीं हो। किससे बोल रहे हैं सब बातें आप? किसको बोला? किसको बोला बफर बनने के लायक नहीं हो? NaCl को बोला। बताइए आप NaCl को कह देंगे अब समझ में आ गया तुम्हारे पर क्रॉस क्यों लगाया था? क्या मैंने लॉजिकली इन तीनों का मुंह बंद कर दिया? इन दोनों का मुंह कैसे बंद किया? तुम्हारे में लॉक्सी आता है, इसका मुंह कैसे बंद किया? 3 सवाल लगा के बताइए। इन तीनों का मुंह बंद हो चुका है तकिए से नहीं, लॉजिक से। समझ पा रहे हैं? अब आप इन तीनों के सामने इस चौथे को उठा के ले जाइए, तीनों कुछ नहीं बोलेंगे। इस चौथे को उठा के ले जाइए, भी तीनों कुछ नहीं बोलेंगे। तो क्या तीसरे का चौथा ही पांचवें का पहला है? समझ में आ रही बात भैया? कितनों को बफर दिखना शुरू हो गया? कितनों को बफर दिखना शुरू हो गया? बताइए क्या बफर में सिंपल बफर आपको समझ में आना शुरू हो गया? अब जरा मेरे को बताना कि अगर आपको बफर दिखना शुरू हो गया तो इसमें एक सवाल बनेगा और लॉजिकल। 16 नंबर स्लाइड पे आइए, मैं सारे वेरिएशन ही करा देना आपको। कहेगा आइडेंटिफाई द सिंपल बफर। पहचाने इनमें से सिंपल बफर कौन है, और अगर नहीं पहचान पाए तो अपने आप को पहचाने। ऑप्शन दे रहा हूं, पोल करा रहा हूं। पहचाने इसमें से सिंपल बफर कौन है, नहीं पहचान पाए तो अपने आप को पहचाने। चलिए स्टार्ट। पेन नहीं चलना चाहिए, आपके सामने कंसेप्ट आ चुका है। बताइए क्या बोलेंगे? अभी भी देखो 92% लोग सही कर रहे हैं, 8% लोग लोकतंत्र की रक्षा में लगे हुए हैं। 85 हो गए लोग, अट गए भाई। बताइए Na+Cl नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये बफर नहीं है, सिंपली बफर। ये देखिए इसमें एक स्ट्रॉन्ग आ गया, ये भी बफर नहीं है। यहां देखिए ये Cl नेगेटिव स्ट्रॉन्ग से आ गया, ये भी बफर नहीं है। यहां दोनों वीक हैं, ये बफर है। कितनों को बात समझ में आ गई? सोचिए यही बात मैंने पीछे बताई है। आप समझ पा रहे हैं? नाम पढ़ने का टाइम नहीं है। बताइए यही बात मैंने पीछे बताई है, यही बात मैंने पीछे बताई, उसके बाद यही बात पूछी, फिर भी 15% लोग लोकतंत्र की रक्षा में लगे हुए हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, बस कोर्स खत्म हो जाए कुछ भी करके। एक बार घर पे बोल दूं कि मेरा कोर्स खत्म हो गया है तो शायद मुझे खाना मिलना शुरू हो जाए। चलिए 17 नंबर पे पढ़ते हैं। 17 नंबर पे आइए। अब सिंपल बफर पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर समाप्त हो चुका है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मिक्स बफर। कितनों को यहां तक का सिंपल बफर पूरा समझ में आ गया भाई? यहां तक का मामला बिल्कुल क्लियर? चलो भाई, तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए। आप आगे बढ़ते हैं मिक्स बफर पे। रिकॉर्डिंग एक बार और आप देख के नोट्स बना लेना प्रॉपर इसके। 17 नंबर स्लाइड पे आ जाइए, मिक्स बफर। ठीक है, फिर चलते हैं थोड़ा अंदर, फिर थोड़ा अंदर चलते हैं। अब आपको कहता है मिक्स बफर क्या होता है। देखिए ध्यान से, देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एसिडिक बफर। मिक्स बफर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, और एक होता है बेसिक बफर। अब ध्यान दीजिए, एसिडिक बफर में आ जाइए। एसिडिक बफर में अगर आपसे कोई पूछे कौन होता है, एग्जांपल बताओ। अभी मैं लिखना सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। जब मैंने आपको सिंपल बफर पढ़ाया था सबसे पहले,
तो सिंपल बफर में पहले मैंने आपको लिखना सिखाया, देखो पहले तो लिखना सिखाया ना, क्या लिखना सिखाया कि ये होता है, क्यों होता है उसके बाद बताया, है ना, क्यों होता है, कंसेप्ट क्या है, कैसे सवाल आएंगे, बाकी क्यों नहीं है, ये उसके बाद। तो पहले लिखना सीखिए, तभी मैं समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ लिखना सिखा रहा हूं पहले। एसिडिक बफर में क्या होता है, एक वीक एसिड लिया जाता है और साथ में उसका कॉन्जुगेट बेस लिया जाता है, या दूसरा तरीका, एक वीक एसिड लिया जाता है और साथ में उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा ये दोनों एक ही बात है, ऐसा क्यों है, देखिए वीक एसिड लीजिए या कॉन्जुगेट बेस लो, या वीक एसिड लो साथ में कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट लो, इनके बीच में और लगा हुआ है, क्यों लगा है वो सब चर्चा भी आगे होगी, अभी सिर्फ लिखना सीख रहे हैं। तो वीक एसिड आपने लिया एसिटिक एसिड, साथ में कॉन्जुगेट बेस लिया आपने CH3CO-, वीक एसिड लिया आपने मान लीजिए एसिटिक एसिड, साथ में उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट ले लो CH3CONA, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम है, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम है, क्यों सेम है वो चर्चा आगे होगी, अभी लिखना सीख रहे हैं सिर्फ। इधर आ जाइए, अगला काम आपसे कहता है कि जरा बेसिक बफर को समझाना भाई। बेसिक बफर में क्या बोलेंगे बताओ, वीक बेस लेंगे साथ में उसका कॉन्जुगेट एसिड लेंगे, और या फिर वीक बेस लेंगे और साथ में कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट लेंगे, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम है। अब ये दोनों सेम क्यों है इस पे भी चर्चा बाद में होगी, फिलहाल अभी आप लिखना सीख रहे हैं केवल, है ना, तो लिखना पहले सीख लीजिए। कोई वीक बेस लो जैसे NH4OH, साथ में उसका कॉन्जुगेट एसिड ले लो जैसे NH4+, या दूसरा तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का हो सकता है, वीक बेस ले लो NH4OH, साथ में उसका जो कॉन्जुगेट एसिड NH4+, उसका सॉल्ट ले लो, ये दोनों एक ही बात है, ये लिखो और चाहे ये लिखो, एक ही बात है, क्यों बात है वो आगे समझेंगे। तो अभी आपने पहले लिखना सीखा, लिखना आप वाकई सीख गए हैं, ये कैसे तय होगा, आप कह देंगे मैंने लिखना सीख लिया, मैं कैसे मान लूं, या कोई लॉजिकल आदमी कैसे मान ले, तो उसके लिए आपको भीड़ में से पहचानना सीखना होगा। जैसे मैं भीड़ में कई लोग दूंगा, जैसे मैंने यहां देखिए भीड़ में 4 लोग दिए थे और 4 में से आपने ये वाला पहचान लिया, तो आप समझ गए कि मेरे को सिंपल बफर पढ़ाना आ गया, समझाना आ गया, या समझ गए आप। वैसे मिक्स बफर में मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको पहचानना होगा कौन सा मिक्स बफर है और कौन सा नहीं है। ठीक है, भीड़ में से पहचानना। तो अगला जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिक्स्ड बफर, शिनाख्त, मिक्स बफर को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब देखिए पहचानने के कुछ तरीके होते हैं, क्या क्या कैसे कैसे देख के पहचानेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, शर्त नंबर 1 कि बफर को देख के कैसे पहचानेंगे। देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ a conjugated system, ठीक है, दोनों में से कोई एक, आइदर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों में से कोई एक सिस्टम होना चाहिए, या ये वाला या फिर ये वाला। कंडीशन नंबर 2, शर्त नंबर 2 ये है, देयर मस्ट बी द डिफरेंस ऑफ 1H पॉजिटिव, एक प्रोटॉन, और 1 OH नेगेटिव, 1 हाइड्रोक्सिल आयन बिटवीन 2 एंटिटीज। और शर्त नंबर 3 यह है कि शर्त नंबर 1 और शर्त नंबर 2 मस्ट बी फॉलोड साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चल गई तो आपने कहा कि 50% बफर बन गया भैया। ठीक है, क्लियर, क्या क्या 3 बातें भैया, कैसे पहचानेंगे, या तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सिस्टम हो या वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सिस्टम हो, एक तरीका, या तो एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो या फिर एक OH का डिफरेंस हो, दोनों कंडीशन एक साथ चलनी चाहिए तभी बफर बन पाएगा। अब मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं और आपको उसमें से पहचानना है कौन बफर है और कौन बफर नहीं है, समझ पा रहे हैं। 19 नंबर पे चलिए,
ठीक है, आपको टिक क्रॉस लगाना है, मैं लिखता जा रहा हूं। कॉपी में हमने टिक क्रॉस लगाना शुरू करी। कॉपी में टिक क्रॉस लगाना शुरू करो भाई, रेडी रखो बिल्कुल। और लो भाई, टिक क्रॉस लगाते रहो। इतना काफी, क्योंकि आना होगा तो इतने में आ जाएगा, नहीं तो नहीं तो फिर 20 और करा दे, उसमें भी नहीं आएगा। चलिए, चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई बफर नहीं बनता। हेलो, मैंने बोला ना वीक एसिड कॉन्जुगेट, वीक एसिड यहां पे कॉन्जुगेट बेस कर लेना भाई, यहां पे वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस, वीक बेस कॉन्जुगेट एसिड, बराबर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई बफर नहीं बनता। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस का कोई बफर नहीं बनता। ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका कोई बफर नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका भी कोई बफर नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड देखते गोली मार दो। कल को मान लीजिए एक और आ गया, इसमें लिस्ट आपके सामने है, ये HClO4 आ गया, NaClO4 आ गया, काट देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, बराबर। तो इन सबको उड़ा दीजिए, इधर आ जाओ। बताओ ये कैसा है? ये वीक एसिड है, ठीक। ये इसका कॉन्जुगेट है, देखो एसिटेट, और उसका सॉल्ट लिया है। कंडीशन नंबर 1 सही है, अभी कंडीशन नंबर 1 सही है। दोनों के बीच में कितने प्रोटॉन का डिफरेंस है? देखो इसके पास एक H है और इसके पास एक भी H प्लस नहीं है। देखो कहीं ये वाला H नहीं गिनोगे, CH3 वाला H प्लस प्रोटॉन गिनना है, प्रोटॉन। इसके पास एक प्रोटॉन है, ये इसके पास 0 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन का डिफरेंस है? एक प्रोटॉन का। तो बताइए है कि नहीं? यस। अगले वाले में आ जाओ। NH4OH क्या है? वीक बेस है। बताओ इन दोनों के बीच में कितने OH का डिफरेंस है? एक OH नेगेटिव का। तो है कि नहीं है? यस। ये कौन है बताओ? ये वीक बेस है। बताओ इन दोनों के बीच में कितने OH का डिफरेंस है? टाइप करो, कितने OH का डिफरेंस है? एक। कैसे? इसके पास है एक और इसके पास 0 है, तो कितने OH का डिफरेंस हुआ? एक OH का। तो बताइए है कि नहीं है? यस, ये भी है। देखिए वीक बेस है, उसका कॉन्जुगेट है अमोनियम, उसका सल्फेट ले लिया, तो कॉन्जुगेट का सॉल्ट ले लिया, और कितने OH का डिफरेंस है? एक OH का, तो है। H2CO3 कौन है बताओ? कैसा एसिड है? बहुत कमजोर एसिड है, कार्बोनिक एसिड। करें हमको कैसे पता चलेगा? पढ़ने से, इसीलिए एकत्रित होते हैं हम लोग यहां पे। तो H2CO3 वीक एसिड है। लेकिन यहां पे आपने जो सिस्टम लिया, जरा इन दोनों के बीच में प्रोटॉन का डिफरेंस देखिए। इसके पास 2 H है, इसके पास 0 H है। कितने का डिफरेंस हो गया बोलो? 2 प्रोटॉन का। तो नहीं है। अगले पे आ जाओ। यहां पे बताना ये वीक एसिड तो है। प्रोटॉन का डिफरेंस चेक करना जरा। 2 यहां पे एक। कितने का डिफरेंस हुआ? एक प्रोटॉन का डिफरेंस हुआ। हाँ भाई, तो है। यहां बताना H3PO4 कैसा एसिड होता है? वीक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड। अब ये वीक एसिड है, तो बताइए यहां पे 3 H है, यहां पे 0 H है। कितने का डिफरेंस हुआ? 3 प्रोटॉन का। 3 प्रोटॉन का नहीं है। ये बताओ वीक एसिड है, यहां पे 3 H है, यहां पे कितने H दिख रहे हैं? एक दिख रहा है। कितने का डिफरेंस हुआ? 2 प्रोटॉन का। नहीं है। यहां पे देखो 3 H है, यहां पे 2 H है। कितने का डिफरेंस हुआ? एक प्रोटॉन का। तो है। कितनी बात समझ में आ गई? टिक क्रॉस कहां लगे? जल्दी से थोड़ी अगर बात क्लियर है तो। ये किसकी शिनाख्त चल रही है? जो टिक क्रॉस लगे किसके लिए चल रहे हैं बताओ? मिक्स बफर के लिए। किसके लिए चल रहे हैं? मिक्स बफर के लिए। एक सवाल बनेगा, इनमें से मिक्स बफर पहचाने।
एक सवाल बनेगा इनमें से सिंपल बफर पहचाने, एक सवाल बनेगा इनमें उनमें दोनों मिला दो और बताओ कि बफर कौन है। हाँ भाई, क्या ये बफर है? अगर पूछे बफर कौन है तो क्या ये बफर है? हाँ भाई ये बफर है, यस। कोई पूछे क्या जिन पे टिक लगा है वो बफर है, कहेंगे हाँ। तो अगर केवल बफर पूछता है तो ये टिक वाले भी आ जाएंगे और उधर वाले भी आ जाएंगे जिन पे टिक लगा था। लेकिन ये मिक्स बफर है और वो सिंपल बफर है। समझ पा रहे मामला? हेलो, आया क्या कुछ भाई? कितनों को बफर से डर धीरे धीरे दूर होता जा रहा है? क्या आपने मिक्स बफर लिखना सीख लिया? क्या मिक्स बफर को भीड़ में से पहचानना सीख लिया? अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि मिक्स बफर होता क्या है, काम कैसे करता है। अभी तो आपने पहचानना लिखना सीखा है केवल, अब इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। तो एक बार एसिडिक बफर को पढ़ेंगे और एक बार बेसिक बफर को पढ़ेंगे। जब दोनों को पढ़ लेंगे तो बफर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिर उसको समेट दूंगा। एक पेज में एसिडिक बफर को पूरा समेट दूंगा और एक पेज में बेसिक बफर को समेट दूंगा। उसके लिए आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। तो पहले मैं लॉजिकल तरीके से एसिडिक बफर को डिटेल में पढ़ाऊंगा और उसके बाद पैदल जनता का समय आएगा। लेकिन वो आप तभी समझ पाएंगे बाद वाली बात जब आपने शुरू वाली समझी होगी या सुनी तो होगी कम से कम। तो सुनना सब पड़ेगा। 20 नंबर स्लाइड पे आइए। हम लोग अब क्या पढ़ने जाने बताइए? एसिडिक बफर डिटेल में। अब समाचार विस्तार से, मुख्य बुलेटिन से मैं सुना दिया आपको, समाचार विस्तार से सुनिए। एसिडिक बफर क्या होता है? अब थोड़ा गहराई में चल रहे हैं, है ना, दिमाग पे जोर पड़ेगा। हो सकता है घुटनों में बहुत दर्द हो, तकलीफ हो, लेकिन आपको बर्दाश्त। ठीक है, मान लीजिए आपने कहा अब अगले 15 मिनट में आपके कंसेप्ट बिल्कुल खुल जाएंगे। ये लिखा, ये लिखा, यहां से लग गया C1 मोलर, C2 मोलर, C1 मोलर, C2 मोलर। इनके बीच में अथवा लगा रहता है, एक ही बात है दोनों। तो सवाल तो उठता है, दिख तो नहीं रहे एक जैसे। हाँ भाई, इन दोनों में अंतर नजर आ रहा है आपको? यस, लेकिन लगा क्या है? अथवा। आप कह रहे हो दोनों एक ही बात है, क्यों एक बात है? पहला सवाल तो यही उठ गया। जितनी ज्यादा बातें आप लिखेंगे उतने ज्यादा सवाल उठेंगे। फिर मैं लिखना बंद कर दूं? फिर देखिए, अब उसके बाद क्या होगा, सिस्टम में आप इसका पीएच जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो सिस्टम में एसिटिक एसिड भी और सिस्टम में एसिटेट भी दोनों है, ये दोनों है सिस्टम में। तो बताइए, एसिटिक एसिड लिख देंगे और दूसरी तरफ एसिटेट लिख देंगे, दोनों प्रेजेंट है कंटेनर के अंदर। ठीक है, फिर एक्वस मीडियम भी है तो पानी में पड़े दोनों। और जब पानी में पड़े तो जरा बताइए, पानी के अंदर प्रोटॉन भी तो होंगे भाई, पानी है तो पानी के अंदर से प्रोटॉन भी तो निकल रहे होंगे, और ये एसिटिक एसिड भी तो प्रोटॉन दे रहा होगा। तो बताइए, क्या सिस्टम में प्रोटॉन भी प्रेजेंट होंगे? यस बिल्कुल, पानी भी प्रोटॉन दे रहा होगा, एसिटिक एसिड भी दे रहा होगा, तो सिस्टम में कुछ प्रोटॉन भी होंगे। फिर क्या होगा कि ये दोनों व्यक्ति निगेटिव पॉजिटिव मिलकर के कुछ रिएक्शन को बैकवर्ड ले जा रहे होंगे, मतलब थोड़ा बहुत एसिटिक एसिड बना रहे होंगे, और एसिटिक एसिड एक्वस मीडियम में थोड़ा बहुत टूट भी रहा होगा तो रिएक्शन को थोड़ा फॉरवर्ड भी ले जा रहा होगा। क्या इनके बीच में रिवर्सिबिलिटी सेट हो जाएगी? और जब रिएक्शन रिवर्सिबल होगी तो कभी ना कभी उसका मकसद पूरा होगा। उसका मकसद कब पूरा होता है? जब वो इक्विलिब्रियम गेन कर ले। इस रिएक्शन को देख करके अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना शुरू करेंगे KI, तो आपको याद आ रहा होगा कि इसका KI K लिखा जाता था, क्योंकि इसका नेचर देखिए एसिड की तरह दिख रहा है। तो आप कहेंगे इसको देख चुका हूं मैं पहले। ऐसी इक्वेशन आपने पहले कहीं देखी है क्या? ऐसी पहले कभी देखी है क्या? कहां देखी थी? क्या वीक एसिड में देखी थी? क्या पार्ट 2 में देखी थी? पार्ट 3 में नहीं मेरे दोस्त, पार्ट 2 में देखी थी। पार्ट 3 में कैसे देख ली तुमने? कहने मन की आंखों से देखता हूं, कहीं भी दिख जाती। देखिए ध्यान से, पार्ट 2 में देखी थी आपने। तो पार्ट 2 में जब आपने देखी थी तो मैंने कहा ना, जितनी ज्यादा बातें करेंगे उतने ज्यादा सवाल उठेंगे। आपने यहां पे अथवा लगाया, उसने सवाल उठाया, दोनों एक ही हैं क्या और क्यों है? आपने कहा पार्ट 2 में इसको देखा था, इसको पार्ट 2 में देखा था। वो कहेगा क्या इसका मतलब वीक एसिड में देखा था? कह रहे हां। तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि वीक एसिड ही एसिडिक बफर होता है? क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि वीक एसिड ही एसिडिक बफर होता है? हां या ना? एक सवाल ये उठ गया। सवाल उठ रहे हैं अभी, देखिए जवाब नहीं दे रहा हूं मैं, अभी मैं सवाल उठा, पहले सवाल तो उठे।
सवाल समझ पा रहे हैं? कितने लोग सवाल समझ पा रहे हैं क्या पूछ रहा हूं? क्या वीक एसिड ही एसिडिक बफर हो जाएगा? क्या उसी को एसिडिक बफर बोल दूं मैं? तो जवाब उसका क्या होगा, उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना होगा मेरे दोस्त। तो जरा बताइए यहां पे आप क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में आप लिखेंगे 2 व्यक्ति, ये लीजिए। रिएक्टेंट में आप लिखेंगे 1 व्यक्ति, ये लीजिए। फिर कहानी आगे बढ़ जाएगी। चैट को थोड़ी देर के लिए रोक लिया जाए, क्योंकि आप लिख भी पाए और समझ भी पाए ऐसा मुझे लगता नहीं है एक साथ आप दोनों काम कर पाएंगे। ठीक, तो चैट रोक देते। अब देखिए यहां से प्रोटॉन, मेरा मकसद जिंदगी का क्या है? प्रोटॉन निकालना, क्योंकि मैं आगे चल के पीएच निकालूंगा। भाई एसिडिक बफर का भी मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? पीएच। अभी तक आपने पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ा, पार्ट 3 पढ़ा, हर जगह क्या निकालते थे आप? पीएच। यहां भी आपका वही मकसद है। पीएच जब भी आपको जिंदगी में निकालना हो तो आप प्रोटॉन निकालेंगे। यहां से प्रोटॉन लिखा जाए। प्रोटॉन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? के इंटू एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय एसिटेट आयन। ठीक है, फिर आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देंगे। जब लॉग अप्लाई करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो टर्म है ये एक साथ रखा जाए, इसमें छेड़छाड़ ना करें, और इसको एक साथ रखा जाए। तो बताइए लॉग ऑफ, इसको ए मान लो, इसको पूरे को बी मान लो, तो ए इंटू बी, तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी ऐसे लिख दो। लॉग ऑफ के प्लस बाकी का टर्म एक साथ लिख दो। इतना हो जाएगा। फिर दोनों तरफ माइनस लगा दो। स्लाइड नंबर 21, दोनों तरफ माइनस लगा दो। इधर भी और इधर भी। फिर माइनस लॉग ऑफ एच प्लस को आप पीएच लिख सकते हैं। माइनस लॉग ऑफ के को आप पीके लिख सकते हैं। फिर इस माइनस की जगह अगर मैं प्लस लगा दूं, इसकी जगह प्लस लगा दूं, तो ये पलट जाएगा। भैया प्लस लगा दे तो ये पलट जाएगा। यहां से एक फॉर्मूला आ जाता है, इसको आगे चल के ये लिख दिया जाता है, पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ, ऊपर जो न्यूमरेटर उसकी जगह लिख देते हैं सॉल्ट कंसंट्रेशन, और नीचे जो लिखा हुआ उसकी जगह लिख देते हैं एसिड कंसंट्रेशन, और बात खत्म हो जाती है। और लोग कहते हैं कि इसके बाद सवाल लगाना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि आप सब पढ़ चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी आपको कुछ नहीं आता है। यहां पे देखिए C2 लिख देते हैं सॉल्ट की जगह, सॉल्ट की जगह यहां C2 लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं C1, और कहते हैं कि चलिए सवाल लगाना शुरू करें, क्योंकि थ्योरी तो खत्म हो गई है, पीएच तो निकल चुका है, ये पीएच निकालते हैं। लेकिन यकीन मानिए अभी आपको कुछ नहीं आता है। अभी आपको बफर का काखा गागा भी नहीं आता है पीएच के मामले में, पीएच के मामले में। बाकी तो आप सीख गए आइडेंटिफिकेशन। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, और जितनी पैदल जनता है सब इस्तीफा दे देगी, जो ऐसा दावा करती है कि इसके बाद बफर समाप्त हो जाता है और हमें सवाल लगाने चाहिए। उनसे पहला सवाल यह है कि यहां पे आपने अथवा लगाया है, यहां पे एसिटेट आयन लिखा हुआ है, यहां पे सोडियम एसिटेट लिखा है, दोनों सेम कैसे हैं? सवाल नंबर 2, यहां दिखने में ये इक्वेशन पार्ट 2 से मैच करती है, तो क्या वीक एसिड ही एसिडिक बफर है? अगर हां तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? समझ पा रहे हैं? और अगर आपने हां बोला कि हाँ वीक एसिड, देखिए 2 ही जवाब हो सकते हैं। आपसे मैंने पूछा कि वीक एसिड ही क्या एसिडिक बफर है, तो अगर आपने बोला हाँ है, तो मैं कहूंगा अगर हाँ है, दोनों सेम है, तो फिर अलग से पढ़ा क्यों रहे हो? वीक एसिड तो पहले ही पढ़ा चुके हो ना, खत्म कर दो बात को। और फॉर्मूला वीक एसिड का बहुत पहले आया था, याद करिए। क्या बोलो भाई, वीक एसिड का फॉर्मूला क्या आया था? वीक एसिड का फॉर्मूला क्या आया था बताओ मुझे। आधा पीके माइनस आधे लोग सी। तो बताइए वो फॉर्मूला यहां क्यों नहीं लिखा? आपने सवाल पूछेगा ना, आपने कहा दोनों सेम है, तो पूछेगा फॉर्मूला अंत एक जैसा क्यों नहीं हुआ?
आपने पूछा कि भाई साहब अगर दोनों सेम है क्या, आपने कहा हाँ दोनों सेम है, ऐसा मुझे लगता है, तो पूछेगा अंत एक जैसा क्यों नहीं हुआ। आप तुरंत पलट जाएंगे नहीं दोनों डिफरेंट हैं, तो कहेगा शुरुआत एक जैसी क्यों हुई फिर। आपने कहा दोनों डिफरेंट हैं, आपने कहा दोनों डिफरेंट है, तो कहेगा दोनों की फिर शुरुआत एक जैसी क्यों हुई। देखिए ऐसी शुरुआत तो उसकी भी हुई थी। आप कहेंगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए जितने भी तथाकथित सो कॉल्ड बुद्धिजीवी मार्केट में आयनिक का चूरन बेच रहे हैं, उनसे अगर आप ये सब सवाल पूछ लेंगे तो साहब इस्तीफा देके चले जाएंगे अगले ही दिन। ठीक है, अगर आपने बोला दोनों सेम है तो पूछेगा अंत एक जैसा क्यों नहीं हुआ। आपने बोला दोनों डिफरेंट है तो कहेगा शुरुआत एक जैसी क्यों हुई। उसके बाद अगला सवाल उठता है, चलो यहां तक कुछ करके तुम पहुंच गए, जीवन में बहुत स्ट्रगल किया, यहां तक पहुंच गए तुम। यहां तक पहुंचने के बाद तुमने एसिटेट आयन की जगह सॉल्ट कैसे लिख दिया, एसिटेट आयन की जगह सॉल्ट कैसे लिख दिया। फॉर्मूला पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड कैसे आ गया। यहां तो एसिटेट आयन था, सॉल्ट थोड़ी था। इतने के बाद लोग इस्तीफा दे देते हैं, कहते हैं अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा हो गया, मैं क्या मतलब पढ़ना छोड़ दूं क्या। कि तो मुद्दे समझ में आ रहे हैं, मुद्दे अगर समझ में आ रहे हैं तो मैं आगे बात करूं, नहीं तो फिर आपका फॉर्मूला तो आ ही चुका है। कोर्स बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है मेरे दोस्त। ऐसे ऐसे कोर्स खत्म करने पे अगर आप आएंगे तो बहुत जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके साथ दो व्यक्ति और खत्म हो जाते हैं, आप और मैं तो नहीं गया, मैं तो कहां खत्म होगा, आप और मेरी जगह जो होगा वो, उदाहरण के तौर पे कोई भी हो सकता है, वो दोनों खत्म हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए यहीं पे अगर आप काम खत्म कर देंगे तो 3 लोग की मौत हो जाती है, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला और साथ में कंसेप्ट, तीनों एक साथ दफन कर दिए जाते हैं। अब बात होती है लॉजिकल, इन एक एक सवालों के जवाब ढूंढिए। जब आप जवाब ढूंढ लेंगे तो बात बड़ी आसान हो जाएगी, आपको सारे सवाल एक साथ लग जाएंगे। सवाल नंबर 1 था कि ये दोनों सेम है क्या, मैंने कहा हाँ दोनों सेम है। सवाल नंबर 2 था, पहले जवाब सुनिए फिर रीजन पे आते हैं। पहला सवाल ही दोनों एक है, यस हाँ दोनों एक है। सवाल नंबर 2, क्या वीक एसिड ही एसिडिक बफर है, नहीं। सवाल नंबर 2 था वीक एसिड ही क्या एसिडिक बफर है, नहीं। क्यों नहीं है, शुरुआत तो एक जैसी दिख रही है, शुरुआत तो एक जैसी दिख रही है। कहेंगे शुरुआत एक जैसी तो होगी लेकिन अंत एक जैसा नहीं होगा, दोनों अलग है। कहेगा फिर शुरुआत एक जैसी क्यों की। कहेंगे आओ समझो, इतने ही उतावले हो रहे हो तो आओ समझो। अब आपके पास जितना दिमाग है, सो कॉल्ड जितना भी आप दिमाग लेकर के आए इस दुनिया में, सब इकट्ठा कर लिए, घुटनों में बहुत जोरदार जोर पड़ने वाला है। चैट को बंद किया जाए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप समझ पाए, सुन पाए और देख भी पाए, ये सब आप एक साथ नहीं कर पाएंगे। ध्यान सुनिएगा, ये वीक एसिड है ये अलग है, ये एसिडिक बफर है ये अलग है। मैंने बोला दोनों अलग है, पहला वर्डिक्ट ये है कि दोनों अलग है। ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 5। अंतर देखिए, अगला अंतर, जब याद करिए एसिटिक एसिड पढ़ा करते थे तो पानी में आप 2 रिएक्शन लिखा करते थे, एक तो पानी की, भाई एसिटिक एसिड जब आप पढ़ते थे तो बताइए 2 रिएक्शन लिखते थे आप। एक लिखा करते थे आप एसिटिक एसिड की स्वयं, क्योंकि वो टूट रहा होगा ऐसे, और एक आप लिखा करते थे पानी की ऐसे। जब आप पार्ट 2 पढ़ते थे तो कंटेनर में 2 रिएक्शन चलती थी। फिर याद करिए आप इसको सॉल्व करके फिर पीएच निकाला करते थे, और पीएच आता था, पीएच आता था आधा पी के माइनस आधे लोग देखो हाफ लॉग सी। ठीक है, यहां आप लिखा करते थे सी में से सी अल्फा जाएगा, ये सी अल्फा बनेगा और ये सी अल्फा बनेगा। फिर याद करिए एच प्लस को आप सी अल्फा लिख दिया करते थे और फिर पीएच निकल आया करता था, एच प्लस इज इक्वल टू रूट सी के आ जाता था और पीएच निकल आया करता था। ये सब कार्यक्रम वहां करते थे। अभी आप एसिडिक बफर पढ़ रहे हैं जो कि इससे बिल्कुल अलग है। कोई पूछे क्या अंतर है, जरा दोनों में अंतर समझाओ। कहेंगे एसिडिक बफर कैसे बनता है, इसी में बहुत बड़ा अंतर है। कह रहे कैसे बनता है बताओ। कह रहे सबसे पहले पानी लिया जाता है, पानी के अंदर एक वीक एसिड मिलाया जाता है, पानी के अंदर एक वीक एसिड मिलाया जाता है,
जो कि पानी में बहुत कम आयनाइज हो रहा होता है। उसके बाद पानी के अंदर उस वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट है एसीटेट आयन, उसका सॉल्ट मिलाया जाता है, सॉल्ट, जो कि पानी में बहुत जोरदार आयनाइज हो रहा होता है। जो कि पानी में बहुत जोरदार आयनाइज हो रहा होता है, और इन दोनों को पानी में मिलाया जाता है जो कि खुद बहुत कम आयनाइज हो रहा होता है। तब जाके जो सिस्टम तैयार होता है उसको एसिडिक बफर कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पे बताइए एसीटेट आयन के कितने सोर्स हैं। अगर दूसरे वाले में आप देखें ध्यान से तो एसीटेट आयन के कितने सोर्स हैं। एसीटेट आयन यहां से भी आ रहा होगा और एसीटेट आयन यहां से भी आ रहा होगा। बताओ, ये जो ऊपर आपने लिखा है ये वीक एसिड है और ये सॉल्ट स्ट्रांग है, तो जब ये सॉल्ट अगर C2 मोलर होगा तो ये C2 में से C2 चला जाएगा और ये C2 बन जाएगा और ये C2 बन जाएगा। C2 नहीं, C2। अब जरा ध्यान दीजिए, ऊपर से भी एसीटेट आ रहा होगा, यहां से भी। जरा बताना, ये वीक एसिड है तो क्या इससे जो एसीटेट आ रहा होगा बहुत कम होगा। हाँ भाई, जो ऊपर से एसीटेट आ रहा होगा क्या वो बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है। बताइए, सॉल्ट से जो एसीटेट आ रहा होगा क्या वो बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। बताइए, उसके बाद ये जो सॉल्ट है ना, ये जो सॉल्ट है नीचे वाला, ये ऊपर वाले को जीने भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, दोनों के बीच में कॉमन आयन है और यहां पे एक इफेक्ट लग जाएगा जिसको बोलेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। और वो जब कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो बताइए कॉमन आयन इफेक्ट कौन लगाएगा और किस पे लगाएगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट कौन लगाएगा? नीचे वाली पार्टी सॉल्ट लगाएगी ऊपर वाले पे, और बताइए इसकी रिएक्शन को क्या और बैकवर्ड भेज देगी। तो क्या ये कम था भी और कम हो जाएगा और जब ये इतना कम हो जाएगा तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा किसके सामने? इस एसिटेट के सामने। सिस्टम में एसिटेट आयन कहां से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा? सॉल्ट से। सिस्टम के अंदर एसिटेट आयन कहां से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा? सॉल्ट से, क्योंकि ये ऊपर वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आप यहां पे कहेंगे कि एसिटेट आयन के दो सोर्स हैं। कौन कौन से? एसिटेट आयन का पहला सोर्स है कौन? सॉल्ट। और दूसरा कौन है? वीक एसिड। लेकिन ध्यान दीजिए, वीक एसिड वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ कौन? सॉल्ट, जो कि C2 है। इसीलिए जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है और जो एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन है दोनों मैच कर जाते हैं। इसीलिए आप यहां पे एसिटेट आयन की जगह पे सॉल्ट लिख सकते हैं और दोनों की जगह पे C2 लिख सकते हैं। कुछ चमक रहा हो तो तोड़ते जाइए। समझ पा रहे हैं? ठीक है, अच्छा। अगला पॉइंट सुनिए। कोई कहे कि दोनों चित्रों में अंतर समझाओ, कोई कहे कि इस वाले चित्र में और उस वाले चित्र में दोनों में अंतर समझाओ। कहेंगे आओ समझे अंतर। कहें दोनों में जोरदार अंतर है, दोनों चित्रों में जोरदार अंतर है। करे क्या अंतर है? अंतर नंबर 1, ये वीक एसिड है, ये एसिडिक बफर है। ये वीक एसिड है और ये एसिडिक बफर है। अंतर नंबर 2, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 5 है। अंतर नंबर 3, यहां एसिटेट आयन का एक ही सोर्स है वीक एसिड, यहां एसिटेट आयन के दो सोर्स हैं वीक एसिड और सॉल्ट। अंतर नंबर 4, यहां पे कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लग रहा पहले वाले में, लेकिन इधर वाले में कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, सॉल्ट वीक एसिड के ऊपर लगा रहा है। अंतर नंबर 5, पहले वाले में एसिटेट को कंट्रोल कौन कर रहा है? वीक एसिड, क्योंकि वही उसका अकेला सोर्स है। लेकिन दूसरे वाले में एसिडिक बफर में वीक एसिड दो जगह से आ रहा होता है और उसको कंट्रोल सॉल्ट कर रहा होता है, ना कि वीक एसिड, क्योंकि वो तो नेग्लेक्ट हो जाता है। अगला अंतर है कि साहब यहां पे 2 रिएक्शंस हैं, यहां पे 3 रिएक्शंस हैं। अगला अंतर है, यहां पे दोनों रिवर्सिबल हैं और लेकिन यहां पे 2 रिवर्सिबल और 1 इररिवर्सिबल है। अगला अंतर है, इसका पीएच अलग आएगा और इसका पीएच अलग आएगा क्योंकि दोनों अलग अलग है, क्योंकि साबित हो चुका है कि दोनों अलग अलग है। समझ पा रहे हैं? अब वो एक बात पूछेगा कि ये तो समझ में आ गया कि भाई दोनों अलग अलग हैं, अब ये बता दो बस कि दोनों की शुरुआत एक जैसी क्यों की। ये तो समझ में आ गया दोनों का अंत एक जैसा होगा, बस ये बता दो कि दोनों की शुरुआत एक जैसी ये क्यों हुई। तो आप कहेंगे दोनों जगह प्रोटॉन चाहिए था, दोनों जगह प्रोटॉन चाहिए था, यहां भी और वहां भी। प्रोटॉन को ढूंढने के लिए बताइए आप कौन सी रिएक्शन पे जाते हैं? इस वाली पे, क्योंकि यहां प्रोटॉन नजर आ रहा है। प्रोटॉन को ढूंढने के लिए आप इस रिएक्शन पे जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहां प्रोटॉन नजर आ रहा है। ध्यान दीजिए, जब आपको यहां से प्रोटॉन ढूंढना होता है तो आप इस वाली रिएक्शन को बाहर निकालते हैं और क्या लिखते हैं? K इज इक्वल टू एसिटेट आयन इनटू प्रोटॉन अपॉन एसिटिक एसिड।
समझ पा रहे हैं? और ध्यान दीजिए, जब यहां से आपको प्रोटॉन चाहिए इस वाले में प्रोटॉन बफर के अंदर, तो देखिए तीसरी वाली आपको दे नहीं सकती प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि तीसरी वाली तब तक आपको प्रोटॉन नहीं बता सकती जब तक आपको कोई दूसरा आयन ना पता चल जाए। देखिए तीसरी वाली का यहां भी वही नाटक है। पानी वाली रिएक्शन तो वही बातें बोलती है ना, क्या कि दोनों में से कोई एक आयन ले आओ तो दूसरा बता देंगे कि W इज इक्वल टू एच प्लस इन टू एच नेगेटिव। वही यहां भी बोल रही है कि W इज इक्वल टू एच प्लस इन टू एच नेगेटिव। इसका मतलब अगर आपको पीएच चाहिए, अगर आपको पीएच चाहिए तो बताइए पीएच यहां से तो नहीं मिलने वाला डायरेक्ट, यहां से तो नहीं मिलने वाला डायरेक्ट, इसलिए आपने यहां कौन सी रिएक्शन उठाई? ये वाली, और इससे पीएच की तरफ आप बढ़ गए, इससे आप पीएच की तरफ बढ़ गए। यहां आपने देखिए इससे पीएच मिल नहीं सकता था तीसरी वाली से, तो या तो पहली वाली या तो दूसरी वाली। दूसरी वाली में कहीं प्रोटॉन नजर आ नहीं रहा, तो आप किसके पास जाते हैं? पहली वाली के पास। इसलिए आप पहली वाली को उठाते हैं, और इसीलिए यहां पे भी शुरुआत में आप पहली वाली को उठाते हैं और यहां भी शुरुआत में आप पहली वाली को उठाते हैं। इसलिए दोनों की शुरुआत एक जैसी होती है, लेकिन दोनों का अंत एक जैसा नहीं होगा। अंत एक जैसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ध्यान दीजिए, यहां पे आप जब स्टेट को लिखते हैं तो स्टेट को क्या लिखते हैं? जब आप पार्ट 2 पढ़ रहे होते हैं तो इसको लिखते हैं आप सी अल्फा, इसको लिखते हैं सी अल्फा, और इसको लिखते हैं सी माइनस सी अल्फा। लेकिन यहां जब आप यही इक्वेशन लगाएंगे तो ऐसा नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, यहां पे जब आप ये इक्वेशन लगाएंगे तो बताओ स्टेट एन की वैल्यू क्या चेंज हो चुकी है? हाँ भाई, स्टेट एन की वैल्यू क्या चेंज हो चुकी है? कितनी हो चुकी है स्टेट एन की वैल्यू? C2। चेक करिए, इसकी वैल्यू C2 हो चुकी है। अब ये सी अल्फा थोड़ी है, ये सी अल्फा कब हुआ करता था? पार्ट 2 में। बताइए एस्टिक एसिड की वैल्यू भी चेंज हो चुकी है। अब कितनी हो चुकी है? वो C1 हो चुकी है इक्विलिब्रियम पे, तो ये बदल के C1 हो चुका है। पहले ये C माइनस सी अल्फा था, याद करो जब आप पार्ट 2 पढ़ते थे तो देखो सी अल्फा था, ये C माइनस सी अल्फा था। अब दोनों बदल गए हैं, ये बदल के कुछ और हो गया, ये बदल के कुछ और हो गया। अब आप पार्ट 5 में, तो जरा बताइए अगर ये दोनों बदल गए हैं, जब ये दोनों बदल गए, ये C2 हो गया है, ये C1 हो गया, तो ये बगल में बैठा हुआ प्रोटॉन क्या बोलेगा इन दोनों से? ये बगल में बैठा हुआ प्रोटॉन इन दोनों से कहेगा सुना है तुम दोनों बदले बदले से नजर आते हो। किनसे कहेगा? इससे और इससे, इन दोनों से कहेगा सुना है तुम दोनों बदले बदले से नजर आते हो, और अगर तुम दोनों बदल जाओगे, इनसे पूछेगा तुम क्यों बदल गए, इससे पूछेगा तुम ये, इससे पूछेगा तुम क्यों बदले। ये कहेगा पार्ट 2 में तुम सी अल्फा हुआ करते थे, अभी तुम C2 क्यों हो गए? कहता मुझे कंट्रोल करने वाला अब सॉल्ट है, पहले मुझे कंट्रोल करने वाला वीक एसिड था, मुझे कंट्रोल करने वाला सॉल्ट है। इससे कहेगा तुम क्यों बदल गए? कहेगा कि अब कंटेनर में मेरे ऊपर कॉमन एन इफेक्ट लग रहा है, पहले नहीं लगता था। पार्ट 2 में मेरे ऊपर कॉमन एन इफेक्ट नहीं लगता था, अब लगता है, तो मेरा डेटा चेंज हो गया है। तो प्रोटॉन कहेगा अगर तुम दोनों बदल गए हो तो मैं भी इस कदर बदलूंगा कि मेरे के पे कोई आंच ना आ जाए। क्या बोलेगा? प्रोटॉन बोलेगा इन दोनों से अगर तुम दोनों बदल गए हो तो मैं भी इस कदर बदलूंगा कि मेरे के पे कोई आंच ना आ जाए। क्यों के पे कोई आंच ना आ जाए? क्योंकि के को बदलने की हैसियत किसी भी अन्य व्यक्ति में नहीं है सिवाय टेम्परेचर के, और टेम्परेचर तो बदला ही नहीं है क्योंकि बर्नर तो इनऑर्गेनिक वालों के पास है। ध्यान दीजिए, के बदल नहीं रहा, इसका मतलब क्या? प्रोटॉन को एडजस्ट होना पड़ेगा, और प्रोटॉन को इस कदर बदलना होगा कि के पे कोई आंच ना आए। तो क्या प्रोटॉन बदल जाएगा? तो वो बदला बदला सा प्रोटॉन क्या हो जाएगा? वही तो निकालना है, और वही तो निकाला है। जरा बताइए, यहां से अगर आप वैल्यू पुट करेंगे H प्लस की, यहां लगाएंगे के, यहां क्या लगाएंगे? इसकी जगह क्या लगाएंगे? C1, इसकी जगह क्या लगाएंगे? C2। तो बताओ H प्लस की वैल्यू कितनी आ रही है? क्या H प्लस की वैल्यू आ रही है K इंटू C1 अपॉन C2। और ये वैल्यू बताइए जब पार्ट 2 आप पढ़ते थे तो ये वैल्यू कितनी आती थी? C अल्फा। हाँ भाई, क्या बात समझ पा रहे हैं? अभी ये वैल्यू आ रही है K इंटू C1 इंटू C2। एक सवाल खत्म हो चुका है। वो कहेगा इस कंटेनर के अंदर प्रोटॉन सॉल्व करो, क्या यहीं से सॉल्व कर देंगे? C1 वो आपको क्वेश्चन में देगा, C2 आपको क्वेश्चन में देगा, आप लगा देंगे, सीधे H प्लस निकल आएगा। हेलो, जरा बताइए कितने लोगों को पार्ट 2 और पार्ट 5 में अंतर समझ में आ गया कि दोनों अलग है? बताना, पार्ट 2 में यही प्रोटॉन कितना आता था? C अल्फा। अब पार्ट 5 में कितना आ रहा है? K इंटू C1 बाई C2। कितनों को दोनों में अंतर समझ में आ गया कि दोनों अलग है? भाई पार्ट 2 अलग है, पार्ट 5 अलग है। तोड़िए फटाफट। हर बात का जवाब आपको मिल गया क्या? देखिए सवाल नंबर 1 क्या था? सवाल नंबर 1 क्या था? एसिटेट की जगह सोडियम एसिटेट क्यों लिखा है? सॉल्ट क्यों लिखा है? बोलो भाई, इसका जवाब मिला क्या? ये दोनों सेम क्यों है? ये दोनों सेम क्यों है? इसका जवाब मिला क्या? क्योंकि ध्यान दीजिए, सोडियम एसिटेट का कंसंट्रेशन जितना होगा उतना ही तो एसिटेट का होगा, क्योंकि यही तो इसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, बताइए दूसरा सवाल, दोनों की शुरुआत एक जैसी क्यों हुई है? क्योंकि दोनों में प्रोटॉन ढूंढना था, और प्रोटॉन इसी इक्वेशन में मिलता है। तो बताइए, चाहे आप पार्ट 2 पढ़िए चाहे आप पार्ट 5 पढ़िए, उठाएंगे किसको? उठाएंगे इसी इक्वेशन को, क्योंकि इसी के अंदर प्रोटॉन मिल रहा है। तो इसीलिए इसको उठाते हैं पार्ट इस कंटेनर में से, और इसको उठाते हैं इस कंटेनर में से। समझ में आ रही बात? इसीलिए दोनों की शुरुआत एक जैसी होती है। अगला सवाल,
एसिटेट की जगह पे यहां पे सॉल्ट क्यों लिख दिया है? क्योंकि सॉल्ट ही इसको कंट्रोल कर रहा है और दोनों का कंसंट्रेशन C2 है। समझ में आ रही बात? तो क्या आपको इसके अंदर लिखी हुई सारी बातें समझ में आ गई? हाँ भाई, क्या इसके अंदर लिखी हुई सारी बातें समझ में आ गई आपको? अब हम लोग इसको निपटा के खत्म करेंगे अगले टर्न पे एसिडिक बफर को। अभी तक ये मैंने आज कंसेप्ट बताया आपको। अब अगर आप पैदल हैं तो ये सब आपके लिए नहीं था। अगर आप पैदल हैं दिमागी तौर पे तो ये सब आपके लिए नहीं था। आपके लिए अगले टर्न पे प्रस्तुति होगी। ठीक है, अगले टर्न आपके लिए डिवोटेड होगा पूरे तरीके से। अगले टर्न पे मैं एक पेज में पूरा बफर समाप्त कर दूंगा एसिडिक और एक पेज पे पूरा बफर बेसिक, और उसमें सारे सवाल कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास आपकी कब है भाई? अगली क्लास आपकी 10 तारीख को है। तो 10 तारीख वाली क्लास जो है संडे को होगी, वो रात को होगी 9 बजे। ठीक, 9 से 10:40 है वो क्लास। ठीक है, ओके, उसमें आगे बफर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नमस्कार, जय भारत, निकल लीजिए। उस दिन उस लड़की ने सॉरी बोला था। भाई साहब, क्या क्या बातें लिखते तुम। मोदी जी का बर्थडे लो भाई, हैप्पी बर्थडे। चलिए भाई, नमस्कार। क्या क्या भेजते रहते हो? वी आर ब्लेस्ड टू हैव टीचर लाइक यू, कीप स्माइल। नमस्कार, जय भारत।